लिफाफे में 100 जड़ी बूटियों के औषधि की 1000 बोतलें हैं। इसे आपके खजाने के बक्से में रखा गया है। आखिरकार मुझे मिल गया। मैंने सिर्फ एक मसालेदार छड़ी का इस्तेमाल करके 100 जड़ी बूटियों की 1000 बोतलों का व्यापार किया। यह सिर्फ शुद्ध पागलपन है। उत्साह से भरे हुए वरुण शेट्टी ने अत्यधिक खुशी के कारण नाचना शुरू कर दिया। वह लगभग अपने परिवार का नाम भूल गया। देवताओं के लिए 100 जड़ी बूटियां निम्न स्तर की चीज मानी जाती थीं। इसे फेंकना बेकार था, लेकिन साथ ही वे उनके लिए बेकार भी थीं। हालांकि मनुष्यों के लिए यह दवा सभी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकती थी। वरुण शेट्टी के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल उसके ट्रेनिंग के बाद उसके शरीर को सही स्थिति में लाने। वरुण शेट्टी जल्दी से अपनी ट्रेनिंग पर काम करने के लिए एक हाई एंड होटल में चला गया। उसने एक कमरा बुक किया, बिस्तर पर बैठा और स्वर्ग और पृथ्वी के शास्त्र पर काम करना शुरू कर दिया। उत्सुकता से भरे मन से उसके पास पहले से ही शास्त्र पर काम करने का अनुभव था, इसलिए वह वास्तव में बहुत एक रहस्यमय आभा एक ड्रैगन की तरह वरुण शेट्टी के शरीर के अंदर उड़ने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत होने लगा। यह एक लंबी प्रक्रिया थी। इस ट्रेनिंग ने बहुत सारी ऊर्जा और ताकत को खत्म कर दिया। हालांकि जब उसके पास 100 जड़ी बूटियों का दवा था तो सब कुछ बदल गया। जब भी वरुण शेट्टी को थकान महसूस होती, वरुण शेट्टी 100 जड़ी बूटियों के दवा की एक बोतल पी लेता। उसका शरीर तुरंत ठीक हो जाता। दूसरे शब्दों में, वरुण शेट्टी 100 जड़ी बूटियों के दवा की पर्याप्त आपूर्ति के साथ बिना सोए, पिए, खाए और आराम किए सही ढंग से ट्रेनिंग ले सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी के शास्त्र के संयोजन से ट्रेनिंग और भी अधिक प्रभावी और शक्तिशाली होगा। थोड़े समय में उसकी शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। उत्साह से भरे हुए, पहले मुझे 48 घंटे की ट्रेनिंग तो लेने दो दानिश। जब मैं अगली बार फिर से तुमसे मिलूंगा तो तुम मेरी ताकत देखकर चौंक जाओगे। जब वह कम समय में अपनी ताकत बढ़ाने की संभावना के बारे में सोचता तो वह बेहद उत्साहित और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ महसूस करता। 48 घंटे बाद दानिश को हिरासत से रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई के तुरंत बाद एक बढ़िया नाटक खेला जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान समय उड़ गया। पलक झपकते ही 48 घंटे बीत गए। हुडिंग, बधाई हो, आपने अपनी ट्रेनिंग में एक और सफलता प्राप्त की है। साधना शारीरिक चरण का मध्य चरण, स्वास्थ्य 500, युद्ध शक्ति 500। वाह, एक और सफलता। 48 घंटों के बाद एक छोटी सी सफलता। यह पागलपन की हद तक अच्छा है। खुशी से झूमते हुए वरुण शेट्टी खुशी की अवस्था में आ गया। यह जानना जरूरी था कि फैजान ने मानव शरीर के बाद के चरण को प्राप्त करने के लिए लगभग 10 अच्छे साल बिताए। वरुण शेट्टी की गणना के अनुसार उसे मानव शरीर के बाद के चरण को प्राप्त करने के लिए केवल आधे महीने का समय चाहिए था। उसके सुधार की गति को केवल बिजली की गति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हम दानिश प्रार्थना करो कि तुम मुझसे फिर कभी ना मिलो। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। शैतानी हंसी के साथ वरुण शेट्टी ने शैतानी हंसी निकाली। वह निश्चित रूप से अपनी वर्तमान शक्ति से दानिश को आसानी से कुचल देगा। ट्रिंग ट्रिंग, अंजलि की नाजुक आवाज फोन पर आई। वरुण शेट्टी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकते हो? वरुण शेट्टी दंग रह गया। रात के 10 बजे थे। आधी रात को एक सुंदर टीचर के घर जाना गलत था। हाँ, अभी मुझे तुमसे पैसे उधार लेने हैं। अंजलि की आवाज में झिझक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दर्द और उलझन के बीच फंसी हुई हो। ठीक है, मैं अभी आता हूं। वरुण शेट्टी को पता था कि अंजलि के साथ क्या हो रहा है। वह जल्दी से उसके घर की ओर दौड़ा। अंजलि का घर शहर के पश्चिमी हिस्से के झुग्गी इलाके में स्थित था। यह सच में उस होटल से काफी करीब था जिसमें वरुण शेट्टी वर्तमान में था। उसका घर 5 मिनट की ड्राइव दूर था। वरुण शेट्टी ने कार सड़क के किनारे पार्क की और उसके घर में घुस गया। मिस अंजलि, क्या आप ठीक हैं? वरुण शेट्टी दरवाजे पर पहुंचते ही बहुत चिंतित था। किसी ने अंजलि के सामने के बरामदे पर लाल रंग छिड़क दिया था। रात में लाल रंग अलग से दिखाई दे रहा था और बहुत डरावना लग रहा था। यह खून के छींटों की तरह था जो काले आसमान को दाग रहा था। पेंट की गंध बहुत तीखी थी। यह वरुण शेट्टी की नाक में बेरहमी से घुस गई। वरुण शेट्टी, आखिरकार तुम यहां हो। अंजलि वरुण शेट्टी की ओर दौड़ी। वह खुद को रोक नहीं पाई और वरुण शेट्टी को तुरंत गले लगा लिया। उसकी नाजुक आवाज में डर का भाव था और उसका कमजोर शरीर भी कांप रहा था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह बहुत डरी हुई थी। डरो मत, मैं अब यहां हूं, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। बस इसे मुझ पर छोड़ दो। वरुण शेट्टी ने अंजलि की पीठ को धीरे से सहलाया। वह एक घायल बिल्ली की तरह थी, अकेली, और वरुण शेट्टी बस इतना ही चाहता था कि तुम उस पर अपना प्यार बरसाओ। उसके बाद वे दोनों घर में दाखिल हुए। क्या हुआ? वरुण शेट्टी ने सीधे पूछा। अंजलि ने अपना सिर नीचे झुकाया, अपने निचले होठों को काटते हुए धीरे से कहा, मेरा भाई, वह फिर से जुआ खेलने गया। इस बार वह रुपये 5 लाख हार गया। मैं तुमसे यह रकम उधार लेना चाहूंगी। वरुण शेट्टी को उसके भाई के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा आया। कितना हारा हुआ भाई? उसने अभी अभी रुपये 3 लाख चुराए थे और इसकी वजह से मोहनलाल के सामने अंजलि की इज्जत लगभग खत्म हो गई थी। इतने कम समय में वह रुपये 5 लाख का और कर्ज बनाने में कामयाब हो गया था। यह ऐसा था जैसे वह बार बार अंजलि को चट्टान के किनारे पर धकेल रहा हो। रुपये 5 लाख मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि यह बात कभी खत्म नहीं होने वाली है। वह दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और इसी तरह उधार लेने वाला है। वरुण शेट्टी ने गंभीरता से कहा। अंजलि ने सिर हिलाया और उदास होकर कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं अपने भाई के साथ बड़ी हुई हूं, मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। वरुण शेट्टी ने सख्ती से कहा, उसे सबक सिखाना जरूरी है। आप हर बार इसे अनदेखा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब उसे कैसे अनुशासित किया जाए। अंजलि ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और उसकी आवाज कांप उठी। यदि आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो मैं आपके भाई को अनुशासित करने में आपकी मदद कर सकता हूं। वरुण शेट्टी सच में फोकस दिख रहा था और उसकी मददानगी उसमें से छलक रही थी।
सचमुच? क्या तुम सचमुच मेरे भाई को अनुशासित करने में मेरी मदद करने को तैयार हो? अंजलि का शरीर कांप उठा और उसने ईमानदारी से कहा, यदि आप मेरे भाई को हमेशा के लिए जुआ खेलना बंद करवा सकते हैं तो मैं आपके अच्छे काम के लिए आपको कुछ भी देने को तैयार हूं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। खांसी। अरे, मैंने आपकी मदद करने के लिए खुद को स्वेच्छा से पेश किया। मुझे किसी भी तरह के भुगतान की आवश्यकता नहीं है। वरुण। शेट्टी शर्मा गया और उसके शब्द न्याय से भरे हुए थे। हालांकि वह अंजलि के कामुक शरीर पर अपनी नजरें गड़ाए बिना नहीं रह सका। उसके स्तन इतने बड़े थे कि उसका ब्लाउज सचमुच सीमों पर फट रहा था। उसकी कमर छोटी थी और उसका गोल गेंद टाइट था। इसके अलावा उसके चेहरे की विशेषताएं एकदम सही थी। वह एक परी लग रही थी। अगर वारन शेट्टी उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाता तो इस दुनिया के सभी पुरुष वारन शेट्टी से ईर्ष्या करते। ओम। अचानक दरवाजा जोर से खोला गया। एक बेपरवाह आवाज उनके कानों में पड़ी। बहन देखो, हमारे घर के सामने एक बुगाटी वेरॉन खड़ी है। ये बहुत बढ़िया चीज है। वारन शेट्टी, मेरा भाई वापस आ गया है। अंजलि की आंखें फड़क उठी और उसके चेहरे पर प्रतिक्रिया बहुत जटिल हो गई। खुशी, गुस्सा और उदासी थी। बस उसे अनदेखा करो, बाद में मैं बात करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि उसे अनुशासित करना कितना कठिन है। वारुण शेट्टी ने सहजता से कहा, ठीक है। अंजलि ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। वह बैठ गई और हिली नहीं। 2 मिनट बाद रौनक नाम का वह लड़का उनकी ओर आया और बोला, बहन, मैं तुम्हें बुला रहा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? रौनक ने अपने जूते उतारे, एक जोड़ी चप्पल पहनी और शान से उनकी ओर चल पड़ा। उसने अपनी बहन को आदेश देते हुए कहा, बहन, अब मेरे लिए कुछ नूडल्स बनाओ। मैं बहुत थक गया हूं। तुम्हारी बहन ने पूरे दिन काम किया। साले, तुमने पूरे दिन जुआ खेला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कहो कि तुम थके हुए हो? वारुण शेट्टी ने मेज पर जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से खड़ा हो गया। तुम कौन हो? रौनक दंग रह गया। उसने वारुण शेट्टी पर एक तुरंत जांच शुरू कर दी। उसके पहनावे कौशल काफी अच्छे थे। वह जानता था कि वारुण शेट्टी ने महंगा और सुंदर दिखने वाला सूट पहना हुआ था। वह चौंकते हुए बोला, हे भगवान, प्लीज मुझे यह मत बताइए कि हमारे घर के सामने खड़ी बगाटी वेरोन सच में आपकी है। हम अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, कार के बारे में नहीं। वरुण शेट्टी ने गुस्से से कहा। हालांकि रौनक को वरुण शेट्टी की कोई परवाह नहीं थी। उसने मजाक करते हुए कहा, बहन, तुमने इस गंदे अमीर आदमी के साथ कब संबंध बनाए? मैंने तुमसे पहले यही करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्या तुम मुझे अभी सरप्राइज दे रही हो? ये कैसी बकवास है? मैंने वह काम नहीं किया जो आपने मुझसे करने को कहा था। अंजलि ने भौहें सिकोड़ ली और उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आजकल समाज की सभी सुंदर महिलाएं एक अमीर आदमी के साथ संबंध बनाना चाहती हैं। तुम एक खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारे लिए अपने लिए एक अमीर आदमी पाना मुश्किल नहीं है। रौनक ठंडी हंसी। क्या तुम्हारी बहन तुम्हारी नजर में उस तरह की महिला लगती है? वेरॉन शेट्टी ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और वह और भी क्रोधित हो गया। क्यों? जीजा जी, अपना चेहरा सीधा मत बनाओ। मुझे मजे लेने के लिए रुपये लाख दे दो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरी बहन तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ दे। रौनक व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। मेरे पास कुछ लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक जोरदार थप्पड़ है। वीआरयून शेट्टी ने अपना हाथ उठाया और रौनक के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्याक रौनक जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा लाल हो गया था। वह दर्द से करा उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रौनक अंजलि को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे वरुण शेट्टी द्वारा पहले बताई गई बातें याद आ गई। उसने जल्दी से खुद को कुछ भी करने से रोकने की पूरी कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि वह अपने भाई को बिगाड़ना जारी नहीं रख सकती। तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? किसने? रौनक ने अपना चेहरा ढक लिया और गुस्से में चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा क्योंकि तुम मूर्ख हो। वरुण शेट्टी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं मूर्ख क्यों हूं? बेहतर होगा कि आप अपने शब्दों को स्पष्ट करें, यदि नहीं तो मैं आपका जीवन बर्बाद कर दूंगा। रौनक ने अनुचित तरीके से कहा, जुआ खेलने का उद्देश्य आपको पैसे गंवाना है, लेकिन आप इसके प्रति इतने जुनूनी हो गए हैं, खुद को इसमें डुबो रहे हैं कि आप खुद को चोट पहुंचाते हैं और अपनी बहन को भी चोट पहुंचाते हैं। अगर यह बेवकूफी नहीं है तो फिर बेवकूफी क्या है? वारुण शेट्टी ने गंभीरता से कहा। रौनक ने हठपूर्वक कहा, तुम्हें किसने बताया कि जुआ खेलने का उद्देश्य पैसे गंवाना है? हाल ही में मेरी किस्मत खराब चल रही है। एक बार जब मैं कुछ नकद जीत लूंगा तो मैं निश्चित रूप से अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। खराब किस्मत। वीआरयून शेट्टी ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में हर कैसीनो आपकी मेहनत की कमाई को लूटने के लिए बनाया गया है। सच कहूं तो जब आप जुआ खेलते हैं तो यह किस्मत की बात नहीं है, यह एक ठग के रूप में आपके कौशल की बात है। जब तक आपका कौशल बैंकर से बेहतर ना हो, उनसे पैसे जीतने का सपना भी मत देखिए। हम आपने जिस तरह से कहा ऐसा लग रहा था जैसे आप स्वयं जुए के देवता हो। रौनक ने कहा, हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। अभी जो बातें तुमने कही हैं मुझे उसका सबूत दो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। मुझे जुआ खेलने के लिए बस रुपये 50 चाहिए। अगर मैं कल सूर्योदय से पहले रुपये 5 लाख जीतता हूं तो आपको जुआ खेलना छोड़ना होगा। अगर मैं शर्त हार जाता हूं तो मैं आपको रुपये 1 लाख दूंगा। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हैं। वारुण शेट्टी ने गंभीरता से कहा। वारुण शेट्टी की शर्त सुनकर रौनक की आंखें चमक उठी। वह अभी थप्पड़ के बारे में भी भूल गया। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, ठीक है, मैं यह शर्त लूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रुपये 50 से रुपये 5 लाख जीत सकते हो। वारुण शेट्टी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक रात में रुपये 50 है? अंजलि का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसे वारुण शेट्टी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, मेरे अपने तरीके हैं। बस आज रात घर पर चैन से सो जाओ। मैं मॉर्निंग से पहले इस कमीने को तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा।
बैरन शेट्टी आत्मविश्वास से मुस्कुराया। बकवास बंद करो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे रुपए 5 लाख बाद में ले लूंगा। रौनक ने वारुण शेट्टी से आग्रह किया। वह वारुण शेट्टी के शर्त हारने का इंतजार नहीं कर सकता था। हम चलो चलें, मैं तुम्हें शर्त हारने पर मजबूर कर दूंगा। वारुण शेट्टी को शर्त हारने का बिल्कुल भी डर नहीं था। वह रौनक को घर से बाहर ले गया। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं यहां तुम लोगों का इंतजार कर रही हूं। अंजलि ने अपने निचले होंठ को काटा और वरुण शेट्टी की पीठ को उत्सुकता से देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके भाई के अलावा एक और आदमी था जो उसके दिल को छू सकता था, और वह वरुण शेट्टी होगा। वरुण शेट्टी और रौनक शहर के पश्चिमी हिस्से की झुग्गी बस्ती में गए। वे एक अंधेरी काली गली से गुजरे और एक छोटे से पाउच में प्रवेश किया। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे जो अंडरग्राउंड तक ले गए। वहां एक अंडरग्राउंड कैसीनो स्थित था। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। हुई थी, सभी ऐसे दिख रहे थे जैसे उन पर किसी चीज का भूत सवार हो गया हो। वे नाच रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक कि वे अपना सारा पैसा न खो दें। मुझे इसे रुपये 50 के चिप्स में बदलने में मदद करें। वारुण शेट्टी ने रुपये 50 का एक टुकड़ा निकाला और रौनक को आदेश दिया। रौनक बहुत अनिच्छुक था, लेकिन जब उसने रुपये 5 लाख के बारे में सोचा तो वह जल्दी से काउंटर पर गया और वारुण शेट्टी के लिए कुछ चिप्स का आदान प्रदान किया। चिप्स के लिए रौनक का इंतजार करते हुए उसने अपना सेलफोन निकाला और तुरंत 3 लोगों के लाल लिफाफा समूह में गोता लगा दिया। सभी क्या कोई गारंटी दे सकता है कि मैं हर एक शर्त जीतूंगा? जल्दी से मुझे जवाब दो। जो मुझे समाधान बता सकता है उसे मसालेदार छड़ी से पुरस्कृत किया जाएगा। निजावाह भगवान वारुण शेट्टी फिर से ऑनलाइन आ रहे हैं। कैशन भगवान वारुण शेट्टी, क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ एक मसालेदार छड़ी का आदान प्रदान करने के लिए 1 टन सोने का उपयोग कर सकता हूं। वारुण शेट्टी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं हर एक शर्त जीतना चाहता हूं। गॉड एरंग, आप किस तरह की शर्त जीतना चाहते हैं? मेरे पास आपके लिए एक समाधान है। वारुण शेट्टी, पासा और पोकर जैसी शर्त। भगवान एरलांग, मुझे नहीं पता कि पोकर क्या है, लेकिन मेरे पास कोई भी पासा गेम जीतने का एक आसान तरीका है। मैं आपकी तीसरी स्वर्गीय आंख खोल सकता हूं। यह आपको इस दुनिया की हर एक चीज को देखने की अनुमति देता है। तीसरी स्वर्गीय आंख खोलो, देख लो, ये बहुत बढ़िया है। VARUN शेट्टी के चेहरे पर तुरंत खुशी छा गई। भगवान एरलांग की तीसरी आंख ही स्वर्गीय आंख है। यह उनका अनोखा कौशल था। बहुत समय पहले बंदर राजा का 72 परिवर्तन कौशल भी भगवान एरलांग की तीसरी स्वर्गीय आंख से बच नहीं पाया था। यह निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली कौशल था। हालांकि जब वरुण शेट्टी भगवान एरलांग को हां कहना चाहता था तो एक संदेश सामने आया। बंदर राजा मेरे भाई, उसकी बकवास मत सुनो। अगर उसकी तीसरी स्वर्गीय आंख की तुलना मेरी सुनहरी निगाह वाली उग्र आंखों से की जाए तो उसकी आंख कचरे से भी बदतर है। भगवान एरलांग, अरे गधे बंदर, क्या तुम मेरे ग्राहक को छीनने आए हो? बंदर राजा, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे ग्राहक को छीनने आया हूं। ओह, मैं तुम्हें परेशान करना चाहता था। भगवान एरलांग साले, मैं अपने 3 नुकीले 2-धारी लांस का उपयोग करके तुम्हारा बंदर का सिर काटने जा रहा हूं। बंदर राजा, मैं तुम्हारी पिछवाड़े में घुसने के लिए अपने झिंगू बैंक का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। भगवान एरलांग, मैं करणदीप से तुम्हारी पिछवाड़े काटने के लिए कहने जा रहा हूं। बंदर राजा, मैं अपनी बंदरों की सेना से तुम्हें खरोचने के लिए कहूंगा। देवताओं को एक दूसरे से लड़ते देख वारुण शेट्टी और अधिक निराश हो रहा था। वारुण शेट्टी, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद करो। बंदर राजा, मुझे बताओ कि तुम्हारी सुनहरी निगाहों वाली उग्र आंखों के क्या फायदे हैं? बंदर राजा, मैं अपनी सुनहरी निगाहों वाली अग्निमय आंखों की अच्छी बातों के बारे में बात नहीं करूंगा। चलो तीसरी स्वर्गीय आंख की बुरी बातों के बारे में बात करते हैं। बंदर राजा, सबसे पहले आपको गोल्डन गेज फायरी आइज को प्रशिक्षित करने और प्राप्त करने के लिए 3000 साल की जरूरत है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वारुण शेट्टी, 3000 साल की तो बात ही मत करो। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास 3 साल की ट्रेनिंग है। बंदर राजा, इसके अलावा अगर आप तीसरी स्वर्गीय आंख चुनते हैं तो आपके माथे पर एक तीसरी आंख होगी। क्या आपको लगता है कि आपको यह पसंद आएगा? वारुण शेट्टी, मैं अभी भी मानव जगत में रह रहा हूं, मैं अपने माथे पर तीसरी आंख नहीं चाहता। बंदर राजा, तो फिर अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम तीसरी स्वर्गीय आंख चाहते हो या सुनहरी निगाह वाली उग्र आंखें? वारुण शेट्टी, मुझे गोल्डन गेज फायरी आइज चाहिए, बिना किसी संदेह के। भगवान एरलांग, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बंदर राजा, हाँ, मेरा इरादा तो तुम्हें नाराज करना ही था। वारुण शेट्टी, बंदर राजा, अब मुझे गोल्डन गेज फायरी आइज सिखाओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बंदर राजा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। डिंग बधाई हो, आपने बंदर राजा से एक लाल लिफाफा हासिल किया है। आपको गोल्डन गेज फायरी आइज जादुई वस्तु मिली है। इसे आपके खजाने के बक्से में संग्रहित किया गया है। वारुण शेट्टी, मुझे आपका व्यक्तिगत पैकेज मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल आपको मसालेदार स्टिक भेजूंगा। बंदर राजा, ठीक है। गोल्डन गेज फायरी आइज जादुई वस्तु मंकी किंग द्वारा हाथ से तैयार की गई। इस दुनिया में सब कुछ देख सकते हैं, साथ ही यह आपको सच और धोखे के बीच अंतर करने में मदद कर सकता है। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? हाँ, बटन पर टैप करने के बाद वारुण शेट्टी की आंखों में रोशनी का एक चक्र चला गया। 1 सेकंड के भीतर उसने देखा कि उसके सामने आसमान और जमीन जल रही है। यह वाकई एक शानदार नजारा था। उसका शरीर भी जल रहा था। जब जलन गायब हुई तब तक वह पहले से ही गोल्डन गेज फायरी आइज प्राप्त कर चुका था। हाँ, मेरी बाईं आंख पर बैटल स्प्रिट नेत्र स्काउटर है और दाईं आंख पर गोल्डन गेज फेरी आई। यह बहुत पागलपन है। वारुण शेट्टी बेहद उत्साहित था। वह अपनी नई क्षमता का परीक्षण करने के लिए कैसीनो में प्रवेश करने का इंतजार नहीं कर सकता था। यह रहे आपके चिप्स, बहुत बुरी तरह मत हारना। रौनक वरुण शेट्टी की ओर बढ़े और कहा, वह ग्रीन चिप खरीदने के लिए काफी देर से कतार में खड़ा था। हम अपनी आंखें खोलो और देखो।
मैं तुम्हें जुए की असली प्रकृति बताने जा रहा हूं। वारन शेट्टी ने रौनक से चिप्स ली और जुए की मेज की ओर चल दिया। अपनी शर्त लगाने के बाद अपना हाथ ऊपर उठाओ। डीलर चिल्लाया। पासे पर दांव लगाना कैसीनो में सबसे आसान खेल था। यह जुड़ियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। जुआरियों द्वारा अपनी शर्त लगाने के बाद टेबल पर 1 लाख मूल्य के चिप्स होते थे। इस तरह के छोटे कैसीनो के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। गोल्डन गेज फायरी आई को सक्रिय करे। वारुण शेट्टी ने अपनी दाहिनी आंख झपकाई। उसकी आंखों में एक सुनहरी ज्वलंत रोशनी चमक उठी। वारुण शेट्टी के लिए डाइसिंग मशीन का कवर पारदर्शी हो गया। वह डाइसिंग मशीन में पासे को स्पष्ट रूप से देख सकता था। 3 अलग अलग पासों पर बिंदु 1, 3 और 1 थे। मैंने छोटी सी शर्त लगाई है। बिना कुछ सोचे समझे वरुण शेट्टी ने अपनी चिप छोटी सी शर्त पर लगा दी। अरे, तुमने इस खेल में केवल ₹50 की चिप लगाने की हिम्मत कैसे की? तुम खेल हारने वाले हो। वरुण शेट्टी के बगल में बैठे मोटे आदमी ने विनम्रतापूर्वक कहा। तो फिर तुम्हें बड़ा दांव लगाना चाहिए। वरुण शेट्टी ने उसकी ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। मैं बड़ी शर्त लगाऊंगा, ₹500। मैं बड़ी शर्त लगाता हूं। मोटा आदमी हिम्मत से काम ले रहा था और बड़ी शर्त लगाने के लिए 500 की चिप निकाल दी। अपनी शर्त लगाने के बाद अपना हाथ उठाओ, खोलो। डीलर ने पासा मशीन का ढक्कन उठाया और घोषणा की। 1, 3, 1 कुल मिलाकर 5 हुए। छोटे लानत है, तुम किस्मत वाले कमीने। मोटे आदमी ने वारुण शेट्टी की तरफ आंखें घुमाई। हे, मेरी किस्मत चमक रही है। लक्की, केवल वही इसके पीछे का रहस्य जानता था। क्या बकवास है। 50 में 100 लक्की। लक्की ने अपने हाथ में चिप्स हिलाते हुए कहा। रौनक, आपको लगता है कि आप जीतने के लिए केवल भाग्य पर भरोसा कर सकते हैं? मत भूलना, आपको दिन निकलने से पहले 5 लाख जीतना होगा। हे, मुझे देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह कैसे किया जाता है। वारुण शेट्टी मुस्कुराया और युद्ध के मैदान में फिर से प्रवेश किया। अपनी सुनहरी नजर और उग्र आंखों की मदद से वह निश्चित रूप से हारेगा नहीं। उसने हर एक गेम के लिए अपनी सारी चिप्स लगा दी। 102 हो गए, 204 हो गए, 408 हो गए, 106 32, 64 12,000, 800 25,000, 600 रुपए, 51,200। केवल 20 मिनट के बाद वरुण शेट्टी के हाथ में चिप्स पहले ही रुपए 51,200 में बदल चुके थे। हे भगवान, यह बच्चा भगवान है। उसने वास्तव में एक ही बार में 10 राउंड जीत लिए। उसका भाग्य अविश्वसनीय है। सब लोग जल्दी करो, वह जो भी खरीद रहा है उसे खरीद लो। तुम जरूर जीतोगे। बहुत जल्द ही वरुण शेट्टी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। हर कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था और उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद उसे कोई सफलता मिल जाए। जल्दी करो, शर्त लगाओ जीजा जी, शर्त लगाओ, यह 1 लाख होने जा रही है। उसी समय रौनक पहले से ही सनक में फंस गया था। वह अब वरुण शेट्टी को नीची नजर से नहीं देखता था और तो और वह वरुण शेट्टी को प्यार से जीजा जी भी कहता था। बैंक मुझे इस राउंड में जीतने नहीं देगा। वरुण शेट्टी ने रौनक के कान में फुसफुसाया। यह कैसे हो सकता है? अब यह सब किस्मत पर निर्भर है। जीजा जी, आप इतने समृद्ध हैं, आप निश्चित रूप से जीतते रहेंगे। शर्त लगाओ, अभी शर्त लगाओ। रौनक वरुण शेट्टी की बात सुनने के लिए बहुत उत्साहित था। आप देखेंगे। वरुण शेट्टी ने अपनी सुनहरी निगाहों वाली उग्र आंखों का इस्तेमाल किया और पासे के प्याले में क्या क्या था यह देखा। वे थे 3 बिंदु, 6 बिंदु, 5 बिंदु। यह बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस बार उन्होंने केवल 200 चिप्स का इस्तेमाल किया और चिप्स को बड़े हिस्से में फेंक दिया। चलो, बड़ी जीत पर दांव लगाते हैं। हमें बस उसका अनुसरण करना चाहिए। वह कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। शर्त, शर्त, शर्त। जुआरियों के समूह ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने चिप्स बड़े हिस्से में रख दिए। दांव लगाने के बाद अपने हाथ ऊपर उठाओ, डीलर चिल्लाया, लेकिन उसने तुरंत सौदा नहीं किया। अपनी सुनहरी निगाहों वाली उग्र आंखों से वरुण शेट्टी ने डीलर को मेज के नीचे एक स्विच को लात मारते हुए देखा। संभवतः विद्युत चुंबकों के कारण पासों के प्यालों में रखे सभी पासे पलट गए और 2 बिंदु 2 बिंदु 1 बिंदु बन गए। डीलर ने पासे का प्याला खोला और घोषणा की। 2 2 1 कुल 5 अंक छोटे। फिर उसने बड़े व्यवस्थित ढंग से सभी चिप्स को अपने बैग में रख लिया। आसपास के जुआरियों के मुंह से अचानक एक उदास चीख निकल गई। वरुण शेट्टी रुका नहीं, बल्कि तुरंत रौनक को मेज से दूर खींच लिया। क्या तुमने डीलर द्वारा अभी अपनाई गई गंदी चाल देखी? वरुण शेट्टी ने पूछा। रौनक, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे लगता है कि डीलर ने हमारे साथ धोखा किया है। मम्मा, इससे साबित होता है कि आप पूरी तरह से मूर्ख नहीं है। वरुण शेट्टी ने सिर हिलाया। चलो जीजा जी, यह जगह पैसे की बर्बादी है। मैं यहां फिर कभी नहीं आऊंगा। रौनक का दिल ठंडा हो गया। जब उसे वह समय याद आया जब उसने पैसे खो दिए थे, तो उसे और अधिक यकीन हो गया कि बैंकर के बारे में कुछ संदिग्ध बात थी। मैंने अभी तक 5 लाख नहीं जीते हैं। मैं कैसे जा सकता हूं? लक्की ने कंधे उचका दिए। उसने जाने की योजना नहीं बनाई थी। जब रौनक ने यह सुना तो उसने भ्रमित होकर पूछा, जीजा जी, जब आप जानते हैं कि बैंक वाले गंदा खेल खेल रहे हैं, तो आप सट्टेबाजी क्यों जारी रखना चाहेंगे? क्योंकि जुए के बारे में तुम्हारा ज्ञान पर्याप्त गहरा नहीं है। तुम्हें जुए के क्रूर पक्ष को देखना होगा, तभी तुम जुआ खेलना छोड़ सकते हो। वरुण शेट्टी ने बेपरवाही से कहा। रौनक आश्चर्यचकित और भावुक हो गया। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, मुझे पता है कि तुम यह मेरे भले के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर हम जुआ खेलना जारी रखते हैं तो मुझे डर है कि हम सब कुछ खो देंगे। चिंता मत करो, मैं हारूंगा नहीं। वरुण शेट्टी मुस्कुराया और मेज की ओर चला गया। अपनी इस गोल्डन दृष्टि और उग्र नेत्र के साथ वह निश्चित रूप से जीतेगा। वह एक अलग टेबल पर गया और 4 राउंड और खेले। रुपये 0 के चिप्स 8 लाख में बदल गए। रौनक का कर्ज चुकाने के बाद रुपये 300 शेष रह जाने चाहिए। जीजा जी, आपने तो 14 बार जीत हासिल कर ली है। आप इंसान नहीं है, आप तो भगवान हैं, जुए के भगवान। आज से आप मेरे आदर्श हैं। रौनक पहले से ही वरुण शेट्टी की दिल से प्रशंसा कर रहा था। रौनक ने इतने सालों तक जुआ खेला था, लेकिन कभी भी उसे वरुण शेट्टी जितना अच्छा खिलाड़ी नहीं मिला। अभी उत्साहित मत होइए, जाइए अभी चिप्स जमा कर लीजिए। लक्की ने चिप्स रौनक को थमा दिए। ठीक है,
मैं जाऊंगा। रौनक बहुत उत्साहित था और कर्तव्य निष्ठा से चला गया। सामने की मेज पर रौनक ने चिप्स मेज पर रख दिए और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, वुल्फी, क्या तुम मेरे लिए चिप्स नकद कर सकते हो? ओ, आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तुम तो पहले ही जा रहे हो। वुल्फी ने चिप्स की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक मजबूरी भरा भाव था। रौनक ने अभी तक इस अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया था और आशावादी होकर कहा, मम्मा, आज के लिए मेरा काम पूरा हो गया, मैं अगली बार फिर आऊंगा। भाई बिल को जो पैसा देना है उसका क्या हुआ? वुल्फी ने पूछा। यह मुझे अपनी जीजा से पूछना पड़ेगा, रौनक ने झिझकते हुए कहा। आखिरकार यह सारा पैसा वरुण शेट्टी का था, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो उसे वरुण शेट्टी नजर नहीं आया। आप किसी को पैसे उधार देकर उसे वापस नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, वफी ने ठंडे स्वर में कहा। मैं चुका दूंगा, मैं चुका दूंगा, रौनक ने निकल लिया। उसने मन ही मन सोचा कि वह पहले अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेगा। वरुण शेट्टी को पैसे देना भाई बिल को देने से बेहतर था। यही बात है, मेरे पीछे आओ, वुल्फी ने धीरे से कहा। रौनक केवल विनम्रतापूर्वक उसका अनुसरण कर सकता था। उसके बाद वुल्फी रौनक को एक कमरे में ले आया और उसे इंतजार करने को कहा। कुछ मिनटों के बाद भाई बिल कुछ खूंखार दिखने वाले लोगों के साथ अंदर आए। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। शुभ दिन भाई बिल। जब रौनक ने उन्हें आते देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया, अपना सिर हिलाया और भाई बिल का अभिवादन करने के लिए झुका। आपके गद्दे को भी शुभ दिन। रौनक को आश्चर्य हुआ जब भाई बिल ने अपनी मुट्ठी उठाई और उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। रौनक जमीन पर गिर पड़ा। बिल, भाई बिल, तुमने मुझे क्यों मारा? रौनक हैरान था। तुम कमीने, मेरे कैसीनो में धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ना केवल तुम्हें अच्छी तरह से पीटूंगा बल्कि तुम्हारा दाहिना हाथ भी काट दूंगा। यह भाई बिल फेमस बेयरमैन था दानिश। मैंने धोखा नहीं दिया। रौनक स्तब्ध रह गया। वह इतना डर गया था कि उसकी पट लगभग गीली हो गई। जब मैं कहता हूं कि तुमने धोखा किया तो तुमने धोखा किया, तुमने मेरे कैसीनो में धोखा किया। दानिश का स्वर ठंडा था, वह अनुचित व्यवहार कर रहा था। आओ, उसका हाथ काट दो, उसे बाहर ले जाओ और दूसरों को दिखाओ। सबको बता दो कि यह घटिया आदमी एक गंदा धोखेबाज है। उसने जितने भी चिप्स जीते हैं उन्हें इस्तेमाल कर लो। यह रौनक का दिल घबरा गया। उसे लगा जैसे आसमान उसके ऊपर गिर रहा है। यह कैसीनो ही था जो धोखा दे रहा था, लेकिन उन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाया था और दोष उसके अच्छे नाम पर मढ़ दिया था। और तो और यह सब खोखली अफवाहों और सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी नहीं मिला। ठीक उसी समय रौनक को अंततः जुए की प्रकृति समझ में आ गई। जब जुआरी हारता है तो वह इसके लायक होता है, लेकिन जब जुआरी जीतता है तो उसे जीती हुई रकम देनी पड़ती है। यदि आप बहुत अधिक जीतते हैं एक ऐसे बिंदु तक जहां कैसीनो का लाभ में दिक्कत होता है तो आपका अंत इस तरह होगा। मुसीबत और मौत को आमंत्रित करना। मैं रुक जाऊंगा, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। जीजा जी मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, जीजा जी। रौनक रोते हुए बोला, अभी भी अपने बहनोई को पुकार रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है, भले ही तुम स्वर्ग के राजा को ही क्यों ना पुकारो। बम। तभी किसी ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। वरुण शेट्टी अंदर आया और दानिश को ठंडे भाव से देखने लगा। जीजा जी मुझे बचा लो। रौनक जल्दी से वरुण शेट्टी की ओर रेंग कर आया और उसकी जांघ पकड़ ली। इस समय वरुण शेट्टी ही उसका रक्षक था। चिंता मत करो बॉस, यहाँ है बदबूदार आलू और सड़े अंडे का यह समूह, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वरुण शेट्टी ने शांति से कहा। हम ये तुम कैसे हो कमीने? जब दानिश ने वरुण शेट्टी को देखा तो उसकी आंखें जल उठी। वह गुस्से से चिल्लाया, मुझे चिंता थी कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा और तुम यहाँ मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो। मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था बेटा। वरुण शेट्टी ने ठहाका लगाते हुए हंस दिया। दानिश का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से से चिल्लाया, बेवकूफ, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। मैं भी तुम्हें पीटने के लिए तैयार था। वरुण शेट्टी ने कंधे उचका दिए। तुम छोटे शैतान, क्या तुम अपनी दवा लेना भूल गए? अभी 2 दिन पहले ही हमारा झगड़ा हुआ था। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि तुम्हारी भौंकने की क्षमता में कुछ कमी थी, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। दानिश ने उपहास में नाक भौंकोई कोड़ी और तुरंत वरुण शेट्टी पर मुट्ठी तान दी। साला दानिश के हमले को देखकर रौनक बुरी तरह डर गया और उसने वरुण शेट्टी के पैर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हाँ, तुम शुरू से ही मेरे मुकाबले के नहीं थे, लेकिन अब तुम अपने साथ एक पागल भी ले आए हो। अगर तुम आज नहीं मरे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को हराने के लिए सिर्फ एक हाथ की जरूरत है। वरुण शेट्टी ने बेफिक्र होकर कहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा। हे भगवान, इतनी जल्दी! दानिश चिल्लाया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वरुण शेट्टी का वार 2 दिन पहले की तुलना में कई गुना तेज था, लेकिन उसकी दानिश की गति 2 दिन पहले जैसी ही थी। वह उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर सका। पियाक धमाकेदार आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। दानिश को इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि वह 3 बार घूम गया, जैसे कोई लट्टू घूम रहा हो। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसके पैर लड़खड़ा गए, उसका सिर जोरदार धमाके के साथ जमीन से टकराया। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूं? उस बदमाश ने सच में भाई दानिश को थप्पड़ मारा है? नहीं, यह एक भ्रम होगा। यह बहुत डरावना है। आसपास खड़े कुछ गुंडे बुरी तरह डर गए। वे आंखें फाड़े देखते रहे और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। यहां तक कि बेयरमैन दानिश को भी एक थप्पड़ से पीटा गया। अगर गुंडे रुक जाते तो वे मौत से जूझ रहे होते। वरुण शेट्टी उनके पीछे जाने की जहमत नहीं उठा सका। उसने बस अपनी जांघ पर रौनक की पकड़ को हटाने के लिए अपना पैर हिलाया और उनकी ओर चल पड़ा। क्या अब तुम हार मानने को तैयार हो? वरुण शेट्टी ने दानिश की ओर देखते हुए पूछा। लाखों सालों में भी नहीं, दानिश चिल्लाया। अचानक वह चिल्लाया और अपनी पीठ से एक चाकू निकाला और वरुण शेट्टी की जांघ पर वार कर दिया। उनके बीच की दूरी बहुत कम थी और यह सब बहुत जल्दी हुआ। अगर यह 2 दिन पहले होता तो वरुण शेट्टी इससे बच नहीं पाता, लेकिन इस समय ऐसे हमले से उन्हें कोई खतरा नहीं था।
वारुण शेट्टी ने बस अपना पैर उठाया और ब्लेड से आसानी से बच गया। फिर उसने अपने साइज 7 नंबर वाले जूते से दानिश के चेहरे पर पैर रख दिया। आहूच दानिश को जमीन पर गिरा दिया गया। उसके चेहरे पर पैरों के बड़े निशान थे। उसके दोनों नाकों से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? वरुण शेट्टी ने अच्छा खेलना छोड़ दिया। एक पैर से उसने चाकू पकड़े हुए कलाई पर कदम रखा। एक जोरदार आवाज हुई और बस इसी तरह वरुण शेट्टी ने दानिश की कलाई कुचल दी ताकि वह फिर कभी चाकू ना पकड़ सके। दानिश पीड़ा में चिल्लाया। उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया। वरुण शेट्टी का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपना पैर घुमाया और दानिश की पसलियों पर लात मारी। दरार दरार फिर से चटकने की आवाज आई। दानिश की कम से कम 3 या 4 पसलियां और टूट गई। आउच, यह असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। तुम्हारे जैसा कमीना इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या तुम इससे पहले भी इतने ताकतवर थे? दानिश की पुतलियां फैल गईं। वे भय और सदमे से भर गए। अगर उसे 10 अन्य लोगों के दिमाग उधार भी लेने पड़े तो भी वह इसका पता नहीं लगा पाएगा। वरुण शेट्टी की ताकत का इतना महत्वपूर्ण रूप से विकसित होना कैसे संभव था? वरुण शेट्टी ने उसे समझाने की जहमत नहीं उठाई। थप 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 के साथ एक और खतरनाक किक मारी गई। आज इस समय वरुण शेट्टी अकेले ही 500 कम लड़ाकू शक्ति वाले लोगों को आसानी से हरा सकता है। इस बात पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह कितना शक्तिशाली था। दानिश इतनी दर्द को सहन नहीं कर सका और पागलों की तरह दया की भीख मांगने लगा। दया करो मालिक, दया करो। तुम मेरे प्यारे भाई हो, मेरे दादाजी, मुझे माफ कर दो। हम कितनी जिद्दी गाय है। इससे पहले कि मैं तुम्हें पीटना शुरू करूं, तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था। वरुण शेट्टी ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए अपनी पिटाई रोक दी। हैक हैक। दानिश ने अपना पेट पकड़ लिया। इतना खून खांसने लगा कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था। आज के बाद से तुम और रौनक एक दूसरे के प्रति कुछ भी कर्ज नहीं है। अगर तुमने फिर से भाई बहनों को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें और भी परेशान कर दूंगा। यह सिर्फ खून की उल्टी से कहीं ज्यादा होने वाला है। YIRINON। शेट्टी ने गौर से देखा और अहंकार की आभा बिखेरी। दानिश ने बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया। अगर उसके पास 10 लाख हिम्मत भी होती तो भी वह नहीं कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। चलो चलें रौनक। अरुण शेट्टी ने इशारा किया और कमरे से बाहर चला गया। तभी रौनक, जो अपनी जगह पर जम गया था, अपनी स्तब्धता से बाहर आया और आज्ञाकारी रूप से वरुण शेट्टी के पीछे भागा। जब वे जा रहे थे तो कैसीनो के कोने में एक रहस्यमयी आकृति ने कहा, यह आदमी इतना तेज कैसे हो सकता है? जीजा जी, आप मेरे आदर्श हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे हीरो हैं। आप रास्ते में रौनक ने चापलूसी करना बंद नहीं किया। वह एक पागल ग्रुप्पी की तरह था, लगातार वरुण शेट्टी के पास जा रहा था। इसके अलावा रौनक बेहद खुश था। सुनो, जब हम घर पहुंचेंगे तो अपनी बहन को मत बताना कि मैंने झगड़ा किया, ठीक है? वरुण शेट्टी ने निर्देश दिया। महाराज, आप जो भी कहें। जीजा जी। रौनक ने अनाज पर चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। वरुण शेट्टी के शब्द उसके लिए स्वर्ग से आए पवित्र शब्दों की तरह थे। घर पर अंजलि अभी तक बिस्तर पर नहीं गई थी। वह दरवाजे के पास बैठी इंतजार कर रही थी। जब उसने उन 2 पुरुषों को देखा तो उसके कोमल सुंदर चेहरे पर एक उज्जवल खिली हुई मुस्कान उभर आई। उसके बोलने का इंतजार किए बिना रौनक पहले ही दौड़कर उसके पास गया, उसकी बांह पकड़ी और गंभीरता से बोला, बहन, आज के बाद मैं कभी भी फिर से जुआ नहीं खेलूंगा। मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझ पर बिजली गिर जाएगी और मैं सड़ जाऊंगा। बकवास मत करो। अंजलि ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था और उसने पूछा, क्या तुम सच में मेरे भाई हो? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारा भाई रहूंगा। आज से मैं अपने जीजा जैसा आदमी बनना चाहता हूँ। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना, बड़ी बहन का सम्मान करना और जीजा का भी सम्मान करना। रौनक ने सीधे चेहरे से कहा। अंजलि अवाक रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इन सभी वर्षों में वह बहुत चिंता में रहती थी। उसे डांटती थी, मारती थी, लेकिन किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं होता था। ऐसा कैसे हुआ कि वरुण शेट्टी के साथ कुछ घंटे बाहर रहने के बाद वह पूरी तरह बदल गया? अंजलि को संदेह होने लगा कि क्या वरुण शेट्टी ने उसके छोटे भाई का दिमाग धो दिया है या फिर उसे कोई नशीली दवा दी गई है। रौनक, तुम पहले अंदर क्यों नहीं जाते? मुझे वरुण शेट्टी से कुछ सवाल पूछने हैं। अंजलि ने कहा। बहुत बढ़िया, मेरा तीसरा पहिया बनने का कोई इरादा नहीं है। रौनक मुस्कुराया और बहुत खुश होकर घर में भाग गया। अंजलि ने अपने होंठ काटे और खुद को वरुण शेट्टी की बाहों में फेंक दिया। उसे कसकर पकड़ लिया। उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे, जिससे उनके बीच कोई जगह नहीं बची थी। वरुण शेट्टी अपनी छाती पर उसके दृढ़ स्तनों की आश्चर्यजनक कोमलता महसूस कर सकता था और वह उसकी त्वचा और बालों की महक सूंघ सकता था, जो बहुत नरम और मीठे थे, जैसे शहद टपक रहा हो। वरुण शेट्टी, धन्यवाद। अंजलि के होंठ उसके कान में थे और वह फुसफुसाते हुए बोली, अगर तुम नहीं होते तो रौनक और मैं पहले ही गरीबी में गिर गए होते, उद्धार से परे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारा सारा बोझ उठा लूंगा। वरुण शेट्टी ने उसकी पीठ को धीरे से सहलाया। हालांकि वह बहुत गंभीरता से बोल रहा था, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही एक कल्पना में डूबा हुआ था। सच में, जब यह असाधारण रूप से आकर्षक लड़की वरुण शेट्टी के शरीर से चिपकी हुई थी, तब यदि वरुण शेट्टी का ध्यान वहां नहीं गया होता तो वरुण शेट्टी को डॉक्टर के पास जाना पड़ता। मुझे नहीं पता कि मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, आज से मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं। अंजलि की आवाज चांदी की घंटियों की झकार जितनी नाजुक थी। वह घबरा गई थी, इसलिए उसने अनजाने में वरुण शेट्टी की शर्ट खींच दी, जिससे उनके शरीर करीब आ गए। क्या बकवास है। वरुण शेट्टी के चेहरे पर खुशी का भाव था। अंजलि ने सच में ऐसी बात कही। यह तो बहुत ही अद्भुत था। जब तक मेरे सिर पर गधे ने लात न मारी हो, मैं कभी भी आप जैसी खूबसूरत महिला को अस्वीकार नहीं कर पाऊंगा। वरुण शेट्टी बेहद उत्साहित था। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, अंजलि के होंठ उसके होठों पर आ चुके थे। अरे बाप रे, अंजलि ने जबरदस्ती किस किया।
वरुण शेट्टी का पूरा शरीर अकड़ गया। उसके शरीर में तीव्र इच्छा की लहर दौड़ गई, लेकिन लगभग तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। भले ही अंजलि ने किसकी पहल की थी, लेकिन असल में उसे यह नहीं पता था कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। वह वरुण शेट्टी के मुंह पर चोंच मार रही थी, जैसे कोई चिड़िया दाना चुगती है। वरुण शेट्टी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। इस महत्वपूर्ण क्षण में वरुण शेट्टी को ही उसे सही ढंग से किस करना सिखाना पड़ा। वरुण शेट्टी ने अपने होंठ खोले और आक्रामक हमला करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्हें कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। एक बार तो अंजलि ने अपनी जीभ भी काट ली, लेकिन डर एक ऐसा गुण नहीं था जो एक पायनियर में होना चाहिए। वरुण शेट्टी ने धैर्य बनाए रखा। भले ही यह एक कठिन चुनौती थी। कुछ प्रयासों के बाद अंजलि के होठों को खोलने की कोशिश करते हुए आखिरकार उसकी जीभ उसके मुंह में चली गई। अंजलि इस क्षेत्र में एक खाली बोतल की तरह थी। उसके पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। सौभाग्य से अंजलि सहज था। वरुण शेट्टी के सावधानीपूर्वक सुधार के कारण वह जल्दी ही उसके साथ प्रतिक्रिया करना और सामंजस्य बिठाना सीख गई। वह कभी कभी नेतृत्व भी करती थी। जब कपल किस करते हैं तो वह शहद से भी अधिक मीठा और फूलों से भी अधिक सुगंधित होता है। वे तब तक चूमते रहे जब तक वे दोनों कार में नहीं पहुंच गए। लेकिन चरम पर अंजलि ने अचानक कहा कि उसका मंथली पीरियड आ रहा है। धत्त तेरी की वरुण शेट्टी रोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। वह क्या कर सकता था? इसलिए वे जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोककर कार में बैठ सकते थे। जीवन अपने सपनों पर चर्चा कर सकते थे। उन्हें लड़ाई फिर से शुरू करने से पहले बस एक और दिन का इंतजार करना था। वरुण शेट्टी वापस स्कूल गया और भोर तक सोता रहा। अगले दिन वरुण शेट्टी ने फैजान से मिलने का समय तय किया। 3 दिन पहले की तुलना में मोटा आदमी लंबा लग रहा था, लेकिन यह बहुत स्पष्ट नहीं था। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय कुत्ते के भोजन का प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट था केवल पहले दिन। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। यह कैसा मामला है जिसकी जांच करने के लिए मैंने आपसे कहा था? वरुण शेट्टी ने पूछा। आपका संदेह सही है, महिला पुलिसकर्मी के साथ कुछ बहुत गड़बड़ है। आपका संदेह सही है, महिला पुलिसकर्मी के साथ कुछ बहुत गड़बड़ है, फैजान ने सावधानीपूर्वक बताया। मेरे निष्कर्षों के आधार पर उसका पुलिस में शामिल होना बहुत अचानक हुआ। कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। मैंने सनशाइन पुलिस स्टेशन की फाइलों में भी खोजबीन की, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक बात पक्की है, उसने कपूर आभूषण चोरी का मामला अपने हाथ में ले लिया है। वरुण शेट्टी ने अपना सिर हिलाया। तो यह सब हम तक ही पहुंचता चाहते हैं। भगवान का शुक्र है कि आप एक बड़े परिवर्तन से गुजरे हैं। उनके पास हमें फंसाने के लिए कुछ भी नहीं है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन इससे आपके लिए अपने आभूषण बेचना और भी कठिन हो जाएगा। फैजान ने चिंतित होकर कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अभी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। जब कपूर ज्वेलरी शॉप का रेनोवेशन पूरा हो जाएगा तो मैं कोई समाधान सोचूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अभी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। जब कपूर ज्वेलरी शॉप का रेनोवेशन पूरा हो जाएगा तो मैं कोई समाधान सोचूंगा, वरुण शेट्टी ने शांति से कहा। फैजान ने सिर हिलाया और कहा, रेनोवेशन कंपनी ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। बंगला और आभूषण की दुकान दोनों का रेनोवेशन एक साथ चल रहा है। मेरा मानना है कि इसे पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। एक बार बंगला तैयार हो जाए तो मैं अपने माता पिता को लेकर आऊंगा। बहुत बढ़िया। एक बार बंगला तैयार हो जाए तो मैं अपने माता पिता को लेकर आऊंगा। वरुण शेट्टी ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और आगे कहा, ओह, एक और बात है जो मैं चाहता हूं कि तुम देखो। बॉस वरुण शेट्टी, बस मुझे आदेश दीजिए। फैजान ने श्रद्धापूर्वक कहा। मैं सिंह परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों का पता लगाना चाहता हूं। वरुण शेट्टी ने सख्त निगाह से देखा और कहा, 3 दिन पहले विक्रांत ने अपने लोगों को मेरा हाथ काटने के लिए भेजा था, लेकिन शालिनी ने मुझे बचाने के लिए पुलिस को सतर्क कर दिया। इसके पीछे कुछ और जरूर होगा। जब फैजान ने यह सुना तो वह हंस पड़ा। इस मामले पर गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं विजय कपूर के बगल में खड़ा था तो मैंने एक अफवाह सुनी। ओह, बताओ तो। वरुण शेट्टी कान लगाकर सुन रहा था। बूढ़े आदमी राजवीर सिंह के 2 बेटे हैं। पहला जितेंद्र, जो वर्तमान में सिंह संगठन का अध्यक्ष है। दूसरा जुबैर के बारे में कहा जाता है कि वह ड्रैगन सिटी में आलिंद कला का अभ्यास कर रहा था। फैजान ने कहा, शालिनी सिंह जितेंद्र की बेटी है, सबसे बड़ी संतान और सबसे बड़ी पोती। दुर्भाग्य से वह एक लड़की है, इसलिए बूढ़े आदमी सिंह ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जुबैर के बेटे विक्रांत को चुना, जो कि अगले व्यक्ति थे। यह सच में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, विक्रांत एक बेकार लड़का बन गया और बूढ़े आदमी राजवीर सिंह उसे नापसंद करने लगे। इसलिए उन्होंने इसके बजाय शालिनी को अपना उत्तराधिकारी बनाने पर विचार किया है। जब जुबैर सिंह ने देखा कि उसका बेटा विक्रांत के लिए उम्मीद है, तो उसने परिवार की संपत्ति को विरासत में पाने के अवसर के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई शुरू कर दी। जुबैर सिंह और उसका बेटा बदला लेने की योजना बना रहे हैं। उनका रिश्ता पानी और आग की तरह हो गया है। उनके बीच कई बार गुप्त झगड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में जब जुबैर सिंह ड्रैगन सिटी से वापस आएगा तो परिवार में बहुत लड़ाई होगी। फैजान ऐसे मामलों को बहुत अच्छी तरह समझता था। वह वरुण शेट्टी को हर एक विवरण बताने में कामयाब रहा और इससे वरुण शेट्टी के संदेह दूर हो गए। तो शालिनी मेरे पास आई, मुझे गले लगाया और मुझे जीतने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने परिवार की विरासत पाने के लिए लड़ रही थी। वरुण शेट्टी खुद को रोक नहीं पाया और आंसू भरने लगा। यह अमीर लोग बहुत दुखी हैं। परिवार दुश्मन बन रहे हैं। बेटियां अपनी गरिमा की परवाह किए बिना अजनबियों को अपना शरीर दे रही हैं। यह सब सिर्फ विरासत पाने के लिए। फैजान ने कुछ देर सोचा और पूछा, बॉस वरुण शेट्टी, एक बात है जो मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं। शालिनी ने आप में ऐसा क्या देखा
जिसे वह सच में अपनाने को तैयार थी। जब वरुण शेट्टी ने यह सुना तो वह चौंक गया और बोला, यह बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है और मेरा यहां कोई प्रभाव नहीं है। मेरे पास केवल एक छोटा सा भाग्य है। सिंह परिवार की तुलना में मैं समुद्र में एक छोटी मछली मात्र हूं। आखिर किस वजह से वह मेरे पास आई? ट्रिंग ट्रिंग। तभी अचानक वरुण शेट्टी का फोन बज उठा। स्क्रीन पर पता चला कि यह एक अज्ञात नंबर था। कॉल उठाने पर शालिनी की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज बहुत नाजुक और मधुर थी, लेकिन इस समय उसमें जल्दी भरी हुई थी। वरुण शेट्टी, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मेरे दादाजी की बीमारी बढ़ती जा रही है। आओ और उन्हें बचाओ। जब उसने यह कहा तो गले लगाने की उसकी पहल का कारण स्पष्ट हो गया। वरुण शेट्टी बूढ़े आदमी सिंह की जान बचा सकता था। वरुण शेट्टी के साथ वह आसानी से परिवार के भाग्य की लड़ाई जीत सकती थी। उसके जीतने की संभावना अधिक होगी। ठीक है, मुझे अपना पता दो, मैं अभी वहां जाऊंगा। वरुण शेट्टी को सिंह परिवार के अंदर के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब ओल्ड मैन सिंह की जान बचाने की बात आई तो उसे जाना पड़ा। वरुण शेट्टी फोन रखने के बाद आगे बढ़ने को तैयार था, लेकिन अचानक उसका फोन वाइब्रेट हो गया। बंदर राजा, वरुण शेट्टी मेरे भाई, क्या तुमने मुझे मसालेदार छड़े भेजने का वादा नहीं किया था? वरुण शेट्टी दंग रह गया। वह अपने वादे पर कायम रहना लगभग भूल गया था। दरअसल वरुण शेट्टी पर अभी भी कुलदीप और यशराज की 2 मसालेदार छड़ियां बकाया थीं। उनके वरुण शेट्टी के पास न आने और न मांगने का कारण यह था कि टोंगटियन का प्रधान वरुण शेट्टी का स्वामी है। बंदर राजा को इन सभी बेवकूफी भरे नियमों की परवाह नहीं थी। जब समय आता तो वह आगे आकर मांग लेता। मैं इसे अभी तुम्हारे पास भेज देता हूं। लक्की ने मसालेदार छड़ियों का एक पैकेट खरीदने के लिए निकटतम अच्छे स्टॉल की तलाश की। उसने पैकेट से 3 मसालेदार छड़ियां निकाली और कुलदीप, यशराज और मंकी किंग को दे दी। हाँ, आपने सही पढ़ा। वरुण शेट्टी ने प्रत्येक देवता को केवल एक मसालेदार छड़ी दी। वह मसालेदार छड़ी का मूल्य बढ़ाना चाहता था। भूख हड़ताल बेचने की रणनीति से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। कुछ समय बाद रेड लिफाफा समूह शोर और उत्साह से गुलजार हो गया। हाँ, आखिरकार मुझे वरुण शेट्टी से मसालेदार स्टिक्स का अपना हिस्सा मिल ही गया। मैं धीरे धीरे इसका आनंद ले सकता हूं। क्या यह वाकई इतना अच्छा है? मुझे नहीं पता कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मसालेदार स्टिक किसी तरह का प्रसिद्ध व्यंजन होगा। यह स्वादिष्ट से भी बढ़कर है। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतने लंबे समय से इतना अच्छा महसूस नहीं किया है। क्या मसालेदार स्टिक वाकई इतनी अच्छी है? मेरा भाई कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे अपने लिए एक मसालेदार छड़ी लेनी चाहिए। बेवकूफ बंदर ने इसे खा लिया है। मुझे भी इसे खाना चाहिए। मैं उससे नहीं हारूंगा। समूह में सभी लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन यशराज ने समूह में कुछ भी नहीं कहा। बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही वरुण शेट्टी को एक व्यक्तिगत संदेश भेज दिया था। वरुण शेट्टी गॉड, यह मसालेदार स्टिक बहुत स्वादिष्ट है। मुझे 3 और चाहिए। ओह लानत है। यशराज सच में 3 राजाओं में से एक होने का हकदार है। केवल उसके पास एक बार में 3 मसालेदार छड़े खरीदने की क्षमता है। हालांकि मैं एक ही लक्ष्य में उसकी सभी लालसाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इसे देवताओं के समूह को अधिक दे दूं तो मसालेदार छड़ें कम मूल्यवान हो जाएंगी। कुछ देर बाद वरुण शेट्टी ने जवाब दिया, मुझे बहुत खेद है। स्पाइसी स्टिक एक कीमती व्यंजन है। मैं आपको केवल एक और बेच सकता हूं। मुझे दूसरों की जरूरतें भी पूरी करनी है। वरुण शेट्टी ने देखा कि बुल डेमन किंग और गॉड एयरलांग भी मसालेदार छड़ियों के संभावित खरीदार थे। मसालेदार छड़ियों को बेचने के मामले में उसे समझदारी से काम लेना था। ग्राहकों की एक बड़ी संख्या वरुण शेट्टी के आकर्षक व्यवसाय की हमेशा बढ़ते रहना निश्चित कर सकता है। मुझे सिर्फ एक मसालेदार छड़ी से ही काम चल जाएगा। क्या मुझे तुम्हें फिर से 100 जड़ी बूटियों का 1000 डोज देना चाहिए? नहीं, मेरे पास 100 जड़ी बूटियों का पर्याप्त डोज है। इस बार मुझे मेरिट पॉइंट चाहिए। कोई समस्या नहीं। डिंग, बधाई हो, आपने यशराज का लाल लिफाफा छीन लिया है। आपको 10,000 योग्यता अंक मिले हैं। इसे आपके खजाने के अंदर संग्रहित किया गया है। वरुण शेट्टी मुस्कुराया और यशराज को एक मसालेदार छड़ी भेजी। उसके बाद बुल डेमन किंग और भगवान एयरलांग ने मसालेदार छड़े खरीदने के लिए वरुण शेट्टी की तलाश की। वरुण शेट्टी को ओल्ड मैन सिंह की जांच करने के लिए जल्दी जाना पड़ा। इस प्रकार उसके पास उनसे गपशप करने का कोई समय नहीं था। उसने उनसे कुल 20,000 योग्यता अंक एकत्र किए और उसने उन्हें 2 मसालेदार छड़े भेजी। वरुण शेट्टी ने बहुत कम समय में 3,000 योग्यता अंक अर्जित किए थे। मेरा स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा है? जहां तक मुझे पता है, सुपर परोपकारी बनने के लिए सिर्फ 1000 योग्यता अंकों की जरूरत होती है। वरुण शेट्टी उलझन में था। उसने अपना खजाना खोलकर देखा। उसने देखा कि योग्यता अंक एक चमकीले 7 रंग के गोले के रूप में थे जो खजाने में तैर रहे थे। गोले के नीचे शब्दों की एक पंक्ति थी, ट्रिपल रियल मेरिट पॉइंट्स निष्क्रिय कर दिए गए हैं। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? ओ, यह सभी योग्यता अंक मेरे लिए नहीं जोड़े गए हैं। मुझे उन्हें मैन्युअल रूप से एक्टिव करने की आवश्यकता है। मुझे पहले ओल्ड मैन सिंह की जांच करनी चाहिए। मैं बाद में उनके बारे में पढ़ने में अपना समय लगाऊंगा। वरुण शेट्टी अपनी यात्रा को और अधिक देर नहीं कर सकता था। बिना किसी दूसरे विचार के उसने बची हुई मसालेदार छड़ें फैजान को दे दी और तुरंत सिंह परिवार की हवेली की ओर चला गया। सिंह परिवार की हवेली रॉय परिवार की हवेली के समान थी। दोनों हवेलियां पहाड़ों पर बनी थीं। 2 हवेलियों के बीच एक बड़ा अंतर था। उनमें से कोई भी दूसरे को नहीं ढक सकता था। जब वरुण शेट्टी हवेली में पहुंचे तो शालिनी पर्सनल रूप से उनका वेलकम करने के लिए आगे आए। वरुण शेट्टी, तुम आखिरकार यहां आ ही गए। जल्दी से अंदर जाओ और मेरे दादाजी को देखो। डॉक्टर मेरे दादाजी को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। शालिनी का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने स्वार्थी इरादों से वरुण शेट्टी के करीब आने की कोशिश की, लेकिन यह निश्चित रूप से दिखावा नहीं था। वहां से वरुण शेट्टी को पता चल गया कि बूढ़े आदमी सिंह की हालत गंभीर है। बूढ़ा आदमी सिंह मास्टर बेडरूम में एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके होंठ बैंगनी हो गए थे और उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। वह गहरे कोमा में था।
बिस्तर के पास एक सीधा चेहरा वाला आदमी खड़ा था। वरुण शेट्टी ने इस आदमी को पहले भी देखा था। वह कोई और नहीं बल्कि सिंह संगठन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, जितेंद्र। इसके अलावा वहां शालिनी के पिता था। बिस्तर की दूसरी तरफ एक और अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह जितेंद्र जैसा ही दिख रहा था। उसकी त्वचा का रंग हल्का काला जैसा था। उसके माथे पर थोड़ा धंसा हुआ था। साथ ही उसकी आंखें चील की आंखों की तरह तेज थीं। एक खामोश फिर भी डरावनी आभा उससे बाहर निकल रही थी। वह विक्रांत का पिता था, जुबैर। फैजान ने पहले उल्लेख किया था कि इस आदमी ने ड्रैगन सिटी में अपना ट्रेनिंग लिया था। वरुण शेट्टी को उत्सुकता महसूस हो रही थी। उसने उसे जांचने के लिए अपना नेदर स्पिरिट बैटल स्काउटर सक्रिय किया। जब उसने आकृति देखी तो वह डर से भीग गया। डिंग साधना, कई शोधन का प्रारंभिक चरण, स्वास्थ्य 5000 युद्ध शक्ति 5000। इस जुबैर में गोपाल के समान ही युद्ध शक्ति थी। वह अकेले ही 1000 लोगों को आसानी से हरा सकता था। प्राचीन काल में उसे हजारों स्लैश के ब्लेड मास्टर के रूप में जाना जाता था। उसकी युद्ध शक्ति पागलपन की हद तक मजबूत थी। सिंह परिवार के सदस्यों के अलावा दीवार के कोने पर एक डॉक्टर खड़ा था। वह लगभग 50 से 60 साल का था। हालांकि उसका चेहरा अजीबोगरीब था। उसके पास बूढ़े आदमी सिंह को ठीक करने के बारे में कोई विचार नहीं था। मिस्टर वरुण शेट्टी, आप अंततः यहां आ ही गए। प्लीज मेरे पिता को बचाइए। जितेंद्र तेजी से वरुण शेट्टी की ओर बढ़ा और उसे ओल्ड मैन सिंह के पास ले गया। चिंता मत करो, मैं उसे ठीक कर सकता हूं। वरुण शेट्टी बिस्तर की ओर चला गया और अपनी 100 जड़ी बूटियों की औषधि निकाली। उसे तब रोका गया जब वह बूढ़े आदमी सिंह को औषधि खिलाने वाला था। तुरंत रुक जाओ, तुम मेरे पिता को क्या खिलाने जा रहे हो? वरुण शेट्टी ने भौहें सिकोड़ी और उसे लगा कि वह उससे दुश्मनी कर रहा है। उसने सोचा, अगर तुम मेरे साथ अभद्र व्यवहार करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ कोई विनम्रता नहीं दिखाऊंगा। वरुण शेट्टी ने उसे बुरी नजर से देखा और कहा, यह मेरे गांव का उपाय है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। भले ही मैं तुम्हें समझाऊं, तुम्हें मुझे यह समझाना होगा। अगर नहीं तो मैं तुम्हें मेरे पिता को यह बकवास खिलाने की अनुमति नहीं दूंगा। जुबैर ने दृढ़ता के साथ कहा। वरुण शेट्टी ने घुरघुराहट के साथ विनम्रतापूर्वक कहा, मैं अपनी दयालुता से बूढ़े आदमी सिंह को बचाने आया हूं। मेरे ऊपर आपके परिवार का कोई भी कर्ज नहीं है। मैं गधे की तरह व्यवहार किए जाने से तंग आ गया हूं। मैं अब यहां से चला जाऊंगा। मिस्टर वरुण शेट्टी, प्लीज मत जाओ। सिर्फ तुम ही मेरे दादाजी को बचा सकते हो। शालिनी और जितेंद्र तेजी से वरुण शेट्टी के पास पहुंचे और उसे पकड़ लिया। शालिनी वरुण शेट्टी की बाह को गले लगा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि वरुण शेट्टी जाए। दूसरे भाई हमारे पिता जल्द ही मर रहे हैं। केवल मिस्टर वरुण शेट्टी ही उन्हें बचा सकते हैं। आप उन्हें हमारे पिता को बचाने से रोक रहे हैं। आप बिल्कुल विषैले हैं। जितेंद्र ने जुबैर को डांटा। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे मुंह से निकले एक भी शब्द को समझ नहीं पा रहा हूं, जुबैर ने हंसते हुए ठंडे स्वर में कहा। हमारे पिता ने अभी तक अपनी वसीयत नहीं बदली है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि वह अब मर जाए ताकि विक्रांत को फैमिली बिजनेस विरासत में मिल सके। हे जितेंद्र की सजा का सामना करते हुए तुम एक संत की तरह व्यवहार करने की हिम्मत मत करो। तुम यह उम्मीद कर रहे हो कि हमारे पिता अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं ताकि वह अपनी वसीयत बदल सके। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी इस परिवार की उत्तराधिकारी बने। इसलिए मैं यहाँ अकेला बुरा आदमी नहीं हूँ, तुम भी मेरे जैसे ही हो। मुझ पर आरोप लगाना बंद करो। मेरे मन में और कोई विचार नहीं है सिवाय इसके कि मैं कामना करता हूँ कि हमारे पिता अभी भी जीवित और स्वस्थ हों। जितेंद्र का चेहरा लाल हो गया। उसने जुबैर द्वारा उसके बारे में कही गई हर बात को नकार दिया, लेकिन उसके रूप ने पहले ही उसे धोखा दे दिया था। वह इस समय का सहारा ले रहा था। खैर, जितना अमीर व्यक्ति का परिवार होता था वे उतने ही निर्दयी होते थे। यह परिवार प्राचीन समय के उन धनी कुलीन परिवारों की तरह ही था। वे सभी पैसे और शक्ति से प्रेरित थे। वे अधिक धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को भी मार सकते थे। वे जानवरों की तरह ही ठंडे थे। परिवार के सभी झगड़ों को देखते हुए वरुण शेट्टी को खुशी थी कि वह एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ था। माता पिता दयालु थे, बच्चे सही थे, सभी खुश थे। यह सोने और चांदी के पहाड़ से कहीं बेहतर था। बूढ़ा आदमी सिंह निश्चित रूप से अपने परिवार के सदस्यों को जानवरों के झुंड की तरह व्यवहार करते देखकर दुखी होगा। वरुण शेट्टी, प्लीज मेरे दादाजी को बचा लो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। शालिनी वरुण शेट्टी से विनती कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि वरुण शेट्टी इस जगह को छोड़कर जाए। एक आदमी की जान इस समय खतरे में थी। वरुण शेट्टी के लिए अपना दिल कठोर करना और बूढ़े आदमी सिंह को छोड़ना असंभव था। झगड़ा बंद करो। मैंने अभी तुम लोगों द्वारा कही गई हर बात रिकॉर्ड कर ली है, वरुण शेट्टी ने गहरी आवाज में कहा। जितेंद्र और जुबैर दंग रह गए। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उन्होंने एक ही समय में वरुण शेट्टी को देखा। मैं अभी बूढ़े आदमी सिंह को बेहतर महसूस करा सकता हूं। तुम जुबैर, तुम मुझे अपने पिता को बचाने से रोकने की कोशिश कर रहे हो। तकनीकी रूप से तुम हत्या कर रहे हो। पैथोलॉजिस्ट द्वारा तुम्हारे पिता के शरीर की पोस्टमार्टम जांच करने के बाद मैं उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। तुम अपने ऊपर आने वाले सभी कानूनी मामलों से बच नहीं पाओगे। ये जुबैर थोड़ा सहम गया। तुमने कहा था कि तुमने हमारी बातचीत पहले ही रिकॉर्ड कर ली है। मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूं? ठीक है, यह सब आप पर निर्भर है। लक्की ने कंधे उचकाए, पीछे मुड़ा, जाने के लिए तैयार हो गया। दरअसल उसने अभी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। जुबैर के चेहरे को देखकर उसे पता चल गया कि वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो जोखिम उठाएगा। इसे वहीं रोको जैसी कि उम्मीद थी। वरुण शेट्टी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। जुबैर ने उसे तुरंत जाने से रोक दिया। आपको कितना यकीन है कि आप मेरे पिता को ठीक कर सकते हैं? जुबैर ने गहरी आवाज में पूछा। मुझे 100% यकीन है, वरुण शेट्टी ने बिना किसी संदेह के कहा। इस धरती पर एक भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसे 100 जड़ी बूटियों की औषधि ही ठीक न कर सके। जुबैर ने पूछा,
क्या होगा अगर तुम मेरे पिता को ठीक करने में फेल रहे और सच में उनकी मृत्यु को तेज कर दिया? उसकी निगाह बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा, लक्की ने शांति से कहा। ठीक है, प्लीज आगे बढ़ो और मेरे पिता को ठीक करने की कोशिश करो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम उन्हें कैसे ठीक करने जा रहे हो। जुबैर ने भौहें सिकोड़ी और दीवार के कोने में पीछे हट गया। वह डॉक्टर के साथ वहीं खड़ा था। वरुण शेट्टी ने 100 जड़ी बूटियों की बोतल खोली और उसे बूढ़े आदमी सिंह को पिला दिया। उसी समय जितेंद्र और शालिनी वरुण शेट्टी को देख रहे थे। इस छोटे समय के दौरान जुबैर डॉक्टर के करीब गया और फुसफुसिया, क्या तुमने वह काम पूरा कर लिया जो मैंने तुम्हें पहले करने के लिए कहा था? डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, आप चिंता मत करो बॉस, इस पूरे समय में मैं आपके पिता की दवा में कुछ अतिरिक्त मिला रहा हूं। यहां तक कि ड्रैगन सिटी के डॉक्टर भी आपके पिता को ठीक नहीं कर पाएंगे। यह बच्चा फेल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। जुबैर मुस्कुराया और उसका चेहरा लालच से भर गया। जब मेरा बेटा इस परिवार का वारिस बनेगा तो मैं तुम्हें जरूर भरपूर इनाम दूंगा। तो फिर मुझे आपको पहले ही धन्यवाद देना चाहिए। डॉक्टर ने एक गुलाम की तरह सिर हिलाया। हालांकि उनकी बात पूरी होने से पहले ही वे दोनों पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें लगभग जमीन पर गिर गईं। खांसी खांसी की आवाजों के साथ ही बूढ़ा सिंह कुमा से जाग उठा। ओ, मैं तो अभी नर्क में टहल रहा था। बूढ़े आदमी सिंह ने खुद को शांत किया। वरुण शेट्टी को देखकर वो बहुत खुश था। उसने कहा, मैं अब भी सांस ले रहा हूं और यह सब तुम्हारी वजह से है। वरुण शेट्टी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अच्छे काम का बदला कैसे चुकाऊं। बूढ़े आदमी सिंह, आपका बहुत वेलकम है। आपकी जीवन धमकाने वाली स्थिति दूर हो गई है, लेकिन आपकी आभा अस्थिर है। आपको अधिक आराम करना होगा। वरुण शेट्टी ने कहा। आभा बूढ़े आदमी सिंह को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या था। वरुण शेट्टी मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं बोला। केवल ईश्वरीय भविष्यवाणी के 8वें आरेख ने वरुण शेट्टी को यह जानने की अनुमति दी कि बूढ़े आदमी सिंह की आभा वर्तमान में अज्ञात थी। आने वाले समय में उसे बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। दादाजी, पिताजी, मुझे बहुत खुशी है कि अब आप ठीक हैं। जितेंद्र और शालिनी जल्दी से बूढ़े आदमी सिंह के पास इकट्ठा हुए और उनके प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। कैसे? यह कैसे संभव है? जुबैर और डॉक्टर एक ही समय में पूरी तरह से चौंक गए थे। वे दोनों गाय द्वारा छपटे किए गए मेंढकों की तरह थे। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। इसके अलावा उनके मुंह खुले हुए थे। उनमें से प्रत्येक में एक आदमी की मुट्ठी घुसाई जा सकती थी। बूढ़े आदमी सिंह की मौत को जल्दी से जल्दी करने के लिए उन दोनों ने उसकी दवा के साथ छेड़छाड़ की थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वरुण शेट्टी वास्तव में उसे ठीक कर सकता है। वे समझ नहीं पाए कि बूढ़ा आदमी सिंह उनके 3 वाक्य पूरे करने से पहले कैसे जाग गया। यह सपने से भी ज्यादा अतिशयोक्ति थी। जुबैर की दुष्ट योजना वरुण शेट्टी द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। अजीब बात यह है कि उसे इस बात से बहुत परेशानी नहीं हुई। चील जैसी आंखें बेहद ठंडी किरणें दिखा रही थीं। यह स्पष्ट था कि उसके पास एक बैकअप प्लान था। मिस्टर वरुण शेट्टी, मैं चाहता हूं कि आप रात के खाने के लिए रुके। मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहता हूं। बूढ़े आदमी सिंह ने ईमानदारी से कहा। इस घर के अंदर वरुण शेट्टी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे बूढ़े आदमी सिंह पसंद करते थे। वरुण शेट्टी ने रात के खाने के लिए रुकने का फैसला किया क्योंकि बूढ़े आदमी सिंह की आभा अभी भी बहुत अस्थिर थी। उन्होंने सहमति जताते हुए कहा, यदि आप जोर देते हैं महान बूढ़े। सिंह ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, शालिनी, प्लीज वरुण शेट्टी को ले आओ और उसे चारों ओर दिखाओ। इसके अलावा प्लीज नौकरों से आज रात दावत तैयार करने के लिए कहो। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मिस्टर वरुण शेट्टी की अच्छी तरह से सेवा की जाए। ठीक है, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी। शालिनी मुस्कुराई और विश्वास से उसका हाथ पकड़ने लगी। उसके मुलायम और कामुक गेंदे वरुण शेट्टी की बाह पर रगड़ खा रहे थे। उसके चेहरे की विशेषताएं अच्छी थीं और शरीर का आकार भी एकदम सही था। लेकिन पारिवारिक झगड़े के दौरान वह पूरी तरह से बदजलन हो गई थी। वरुण शेट्टी ने आह भरी। शालिनी की खूबसूरती अब उसके दिल पर कोई असर नहीं करती थी। उसके मन में उसके लिए कोई इच्छा नहीं थी। वरुण शेट्टी उससे पूरी तरह से घृणा करता था। जैसे ही वह कॉमन एरिया में पहुंचा, वरुण शेट्टी का सेलफोन वाइब्रेट हो गया। अग्निपुर राजा ने कहा, वरुण शेट्टी, भगवान, क्या आप अभी ऑनलाइन हैं? प्लीज मुझे जल्द से जल्द जवाब दें। वरुण शेट्टी अब शालिनी को देखना नहीं चाहता था। उसने बहाना ढूंढते हुए कहा, क्या यहां कोई शांत जगह है? मैं फोन करना चाहता हूं। पीछे वाला बगीचा बहुत शांत है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, शालिनी ने कहा। वरुण शेट्टी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं वहां अकेले जा सकता हूं। यह कॉल जो मैं करने जा रहा हूं वह प्राइवेट है, बस यहीं रहो। शालिनी ने सिर हिलाया। वरुण शेट्टी सीधे पीछे के बगीचे में चला गया। यह एक अमीर आदमी का बगीचा था। यह एक छोटे से जंगल जैसा था। वरुण शेट्टी ने नरम जमीन की तलाश की और तुरंत उस पर लेट गया। उसने अग्निपुर के राजा को जवाब देने के लिए अपना सेलफोन निकाला। राजा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? वरुण शेट्टी ने कहा, सुराव वीर, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। सुराव वीर, मैं आपसे 3000 योग्यता अंक उधार लेना चाहता हूं। वरुण शेट्टी, आपको इतने सारे योग्यता अंक क्यों चाहिए? उसे कुछ समय पहले ही 300 मेरिट पॉइंट मिले थे। सौरभ वीर 3000 मेरिट पॉइंट क्यों मांग रहा था, और वह भी इतनी उत्सुकता से? सौरभ वीर, यह इस तरह है, मुझे अभी भी 3000 योग्यता अंक चाहिए ताकि मैं कुलदीप से एक लाश के माध्यम से पुनर्जन्म लेने का मौका मांग सकूं। एक लाश के माध्यम से पुनर्जन्म। वरुण शेट्टी मुंह खोले स्क्रीन को घूर रहा था। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। सबसे पहले जो बात दिमाग में आई वह मोटे अक्षरों में यह 2 शब्द थे, अंतरायामी यात्रा। सौरभ वीर की आत्मा को किसी सड़ी हुई लाश में भेजा जाने वाला था। जल्द ही एक नाटकीय क्रम होने वाला था जिसमें लाशें अपनी कब्रों से उठकर इधर उधर घूमने लगेंगी। रुकिए, क्या यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है? वरुण शेट्टी, क्या होगा? सुराव,
वीर भगवान वरुण शेट्टी, आपको पता होना चाहिए कि सीमा में अभ्यास करना, योग्यता अंक प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं पुनर्जन्म ले सकता हूं तो मैं नश्वर दुनिया में योग्यता अंक अर्जित करने में सक्षम हो जाऊंगा। इस तरह मेरे लिए ग्राउंड का संरक्षक बनने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। वरुण शेट्टी, ओह तो यही कारण है। लेकिन सुराव वीर, मैं समझ गया, 300 योग्यता अंक कोई छोटी संख्या नहीं है। यदि आप मुझे उन्हें उधार देने के लिए तैयार हैं तो मेरे पुनर्जन्म के बाद मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक कि पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता। अरे बेटा, हे भगवान। स्क्रीन पर संदेश को देखते हुए वरुण शेट्टी को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई और उसके शरीर का खून खौल उठा। यह एक राजा था। कई लोगों के दिलों में वह एक महान हीरो थे। एक कहावत है, जहां किसी की क्षमता इतनी महान हो कि वह आसमान और जमीन दोनों को निगल सकता है। यह शानदार महान सुपर हीरो वरुण शेट्टी का रक्षक बनने को तैयार था। ठंडा वरुण शेट्टी का उत्साह के चरम पर था। उसने बिना कुछ सोचे समझे मैसेज भेज दिया, मैं इसे उधार दे दूंगा सौराव वीर। अच्छा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम निश्चित रूप से मेरे भाई जैसे हो। तुम उन कंजूस देवताओं से कहीं बेहतर हो। वरुण शेट्टी, आपका वेलकम है। प्लीज पैकेज एक्सेप्ट करें। सौराव वीर जब उसने संदेश भेजा तो वरुण शेट्टी ने तुरंत संदूक से 300 योग्यता अंक निकाले और उन्हें सौराव वीर को भेज दिया। डिंग, सौराव वीर को आपका लाल लिफाफा मिल गया है। सौराव वीर, पैकेज आ गया है। मैं तुरंत कुलदीप की तलाश करूंगा। हे भगवान, प्लीज एक पल रुको। वरुण शेट्टी, आज से मुझे भगवान वरुण शेट्टी मत कहना, बस मुझे भाई वरुण शेट्टी कहना। सौरव वीर, भाई वरुण शेट्टी, प्लीज एक क्षण रुको। हे भगवान, यह तो बहुत बढ़िया है। सौरव वीर, राजा ने सच में मुझे अपना भाई कहा है। मेरे अलावा किसी को यह अधिकार नहीं है। जब वरुण शेट्टी ने पाठ देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि भविष्य में वह जहां भी जाएगा उसके पीछे एक राजसी आभा वाला दल, 500 युद्ध शक्तियों वाला एक बॉडीगार्ड चलता रहेगा। वरुण शेट्टी इतना खुश था कि उसने अपना आपा ही खो दिया। उस समय तक रोंगटियन और जुबैर जैसे शक्तिशाली लोग मेरे विनम्र छोटे भाई बन जाएंगे। अजय सुराव वीर उन्हें कुछ जीवन के सबक सिखाने जा रहा है। लक्की ने सोचा। वरुण शेट्टी घास पर लेट गया, सो गया और एक बहुत ही मधुर सपना देखा। जब वह उठा तो 2 घंटे हो चुके थे। झंकार उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसे अभी अभी एक संदेश मिला था। सुराव वीर बॉस, मुझे पहले ही पुनर्जन्म का आदेश मिल चुका है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? वरुण शेट्टी ने सोचा, पुनर्जन्म का आदेश क्या है? ओह, कौन परवाह करता है। मुझे पहले इसे एक्सेप्ट करने दो। मैं इंतजार नहीं कर सकता। वरुण शेट्टी, मैं तैयार हूं। सुराव वीर, एक बार जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको यह तुरंत मिल जाएगा। तब तक आप मुझसे केवल इस जेड पीस के जरिए ही बात कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद उसका फोन वाइब्रेट हुआ। आपको सुराव वीर का लाल पैकेट मिल गया है। पुनर्जन्म का जेड इसे पहले से ही खजाने की पेटी में संग्रहित किया गया है। वरुण शेट्टी ने जल्दी से खजाने का संदूक खोला। झंकार पुनर्जन्म का जेड नरक से संबंधित है। इसका उपयोग लाशों के माध्यम से पुनर्जन्म करने के लिए किया जा सकता है। क्या आप इसे पुनः प्राप्त करना चाहेंगे? हाँ। एक चमक के साथ वरुण शेट्टी के हाथ में एक नीला ठंडा जेड दिखाई दिया। बॉस, हम अंततः मिलेंगे। नीले ठंडे जेड के अंदर मुट्ठी के आकार का एक प्रेत प्रकट हुआ। वह एक शांत व्यक्ति था जो अपने पीछे प्राचीन कवच और लबादा पहने हुए था। उसकी आंखें शांत थीं और उसका स्वर दृढ़ था, भले ही वह सिर्फ एक प्रेत था। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। वरुण शेट्टी उसकी राजसी आभा को महसूस कर सकता था। यह सच में सौरव वीर की आत्मा थी। यदि वास्तविक सौरव वीर अपने शरीर के साथ यहीं प्रकट हो जाए तो राजसी आभा की उपस्थिति निश्चित रूप से 10 गुना अधिक मजबूत होगी। वरुण शेट्टी उत्साह से भर गया क्योंकि उसने अभी अभी एक बहुत शक्तिशाली रक्षक की भर्ती की थी। सौरव वीर, अब मुझे तुम्हें पुनर्जन्म में मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? वरुण शेट्टी ने उत्सुकता से पूछा। यह बहुत आसान है। आपको बस इन 3 दिनों में एक ताजा शव ढूंढना है, फिर उस पर पुनर्जन्म का जेड रखना है। फिर मेरी आत्मा शरीर में प्रवेश करेगी और उसे नया जीवन मिलेगा। सौरव वीयर्स ने कहा। 3 दिन समय सीमा क्यों है? वरुण शेट्टी हैरान रह गया। आत्माएं नश्वर होती हैं, उन्हें मानव जगत द्वारा मान्यता नहीं दी जाती। यदि 3 दिनों में शरीर नहीं मिला तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। सौरव वीर ने कहा। अरे, मुझे नहीं पता था कि एक आत्मा नष्ट हो सकती है। यह बहुत गंभीर है। जब वरुण शेट्टी ने यह सुना तो उसके गालों पर ठंडा पसीना लुढ़क गया। ओ भाई वरुण शेट्टी, क्या कुछ गड़बड़ है? सुराव वीर ने पूछा। मुझे डर है कि मैं 3 दिनों के भीतर एक ताजा लाश नहीं ढूंढ पाऊंगा। यह पृथ्वी है, वह अस्पताल में जाकर शव तो नहीं खरीद सकता है ना? यदि वह ऐसा करने में सक्षम भी हो तो क्या मृतक का परिवार इसकी अनुमति देगा? वरुण शेट्टी ने शर्मिंदा होते हुए कहा। सुराव वीर हैरान था और उसने चिंतित होकर पूछा, यदि तुम्हें शव नहीं मिला है तो जब मैंने अभी तुमसे पूछा था तो तुमने यह क्यों कहा था कि तुम तैयार हो? ओ, मुझे नहीं पता था कि शव की जरूरत है, वरुण शेट्टी ने कहा। वह इतना दोषी था कि वह अपनी कब्र खुद खोदना चाहता था। भाड़ में जाओ। अगर पुनर्जन्म के लिए शरीर की जरूरत नहीं है तो मुझे पुनर्जन्म के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? सुरव वीर को वरुण शेट्टी पर गुस्सा आया। उसने राजा के रूप में अपनी पहचान को नीचे रखा और वरुण शेट्टी को डांटा। वरुण शेट्टी को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। उसने बिना कुछ स्पष्ट किए पुनर्जन्म की जेड को एक्सेप्ट कर लिया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सुराव वीर इतना पागल हो गया था। इतनी बड़ी गलतफहमी ने सुराव वीर को उसकी कब्र के करीब धकेल दिया था। सुराव वीर, चिंता मत करो, अभी भी 3 दिन बाकी हैं। मैं तुम्हें एक अच्छी शरीर खोजने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। वरुण शेट्टी को अपनी बात याद आई और उसने आश्वस्त होकर कहा, एक पुरानी कहावत है, जब आप पहाड़ के नीचे होते हैं और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो वहां एक कार होगी, और जब रास्ता होगा तो एक सुंदर युवा लड़का निश्चित रूप से सामने आ जाएगा। बकवास बंद करो। अगर तुम 3 दिनों में शव नहीं ढूंढ पाए
तो मैं एक बुरी आत्मा में बदलकर जीवन भर तुम्हें परेशान करूंगा। सौरभ। वीर इतना निराश था कि वह रोने के करीब था। मैं जीवन भर ही रो रहा और अब मैं इस बेवकूफ की वजह से मरने जा रहा हूं। सौरभ वीर को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हो रही थी। तभी घर के अंदर से एक भयानक चीख की आवाज आई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। ये जितेंद्र की आवाज है। धिक्कार है, कुछ भयानक हुआ है। वरुण शेट्टी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह घास से कूद गया और तेजी से घर की ओर भागा। उसने देखा कि बूढ़े आदमी राजवीर सिंह की आभा पहले से शांत नहीं थी। चीख के साथ उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। जब वरुण शेट्टी घर में घुसा तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर वह शब्दों से परे स्तब्ध रह गया। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत भयानक था। कुछ नौकर फर्श पर मृत पड़े थे। उनके गले काट दिए गए थे। वे बुरी तरह से मर गए थे। यह पहली बार था जब वरुण शेट्टी ने एक मरे हुए शरीर देखा। वह बेकाबू होकर उल्टी करने लगा। हालांकि वह पहले जैसा कायर गरीब किसान नहीं था। उसकी मानसिक स्थिति और क्षमता बहुत बढ़ गई थी। उसने खुद को जल्दी से शांत कर लिया। थोड़ी देर बाद वह सामान्य हो गया। ताजा शव सौरभ वीर की आत्मा अचानक बाहर आ गई। उनके गले कटे हुए हैं। बॉस, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जल्दी से जाओ और बिना घाव वाला शव ढूंढो। तुम्हें जल्दी से अंदर चले जाना चाहिए। अगर किसी और ने तुम्हें देख लिया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मत भूलना कि यह इंसानों की पृथ्वी है। वरुण शेट्टी ने बेचैनी से कहा, आप चिंता मत करें। केवल दिव्य आंखों वाले लोग ही आत्माओं को देख सकते हैं। आम इंसान के लिए आत्माओं को पहचान पाना असंभव है। सौरभ वीर ने कहा, मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं एनशिका की दादी पर दुष्ट आत्मा का कब्जा देख सकता हूं। नेदर स्पिरिट बैटल स्काउटर को दिव्य आइज माना जाता है। वरुण शेट्टी को राहत मिली। वह जानता था कि जितेंद्र की आवाज ओल्ड मैन राजवीर सिंह के कमरे से आई थी। फिर वह जल्दी से ओल्ड मैन सिंह के कमरे में चला गया। साथ ही उसने सबसे बुरे के लिए तैयारी की। जब उसने भयानक दृश्य देखा तो वह कांप उठा। ओल्ड मैन सिंह बिस्तर पर लेट गया। उसका सिर पूरी तरह से मुड़ा हुआ था। दूसरी ओर जितेंद्र फर्श पर मरा पड़ा था। उसका सिर और उसका शरीर अलग हो गया था। जितेंद्र फर्श पर बेजान सी दिख रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसकी पुतलियां सिकुड़ी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से डरा हुआ था और उसके शरीर में भय की भावना छाई हुई थी। जाहिर है कि वह मौत से डर गया था। जुबैर, यह उसका किया धरा था। वरुण शेट्टी के दिमाग में सबसे पहला विचार यही आया। बेवकूफ जानवर, कोई आदमी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपने ही भाई और पिता की हत्या कर दे? उसे तो फांसी पर लटका देना चाहिए। वरुण शेट्टी एक ऐसा व्यक्ति था जो रिश्तों को बहुत महत्व देता था। उस भयानक दृश्य को देखकर वरुण शेट्टी के दिल में आग भड़क उठी थी। हालांकि जो लोग मारे गए थे वे वरुण शेट्टी के परिवार के नहीं थे। फिर भी वह जुबैर को बुरी तरह से टुकड़ों में काटना चाहता था। ओम वरुण शेट्टी ने अचानक सामने के दरवाजे से तेज आवाज सुनी। तेज आवाज के साथ बहुत लोग अंदर आए। बंदूकों के साथ पुलिस का एक दल हवेली में घुस आया। शिट, वरुण शेट्टी चौंक गया। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि खतरा उसके करीब आ रहा था। वह लगभग 2 घंटे तक पीछे के बगीचे में सोया था। जुबैर के लिए सब कुछ सेट करने के लिए यह पर्याप्त समय था, जैसा कि अपेक्षित था। पुलिस का एक समूह यहां आ गया। ठीक समय पर जुबैर और इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर चालू पांडे, यह लड़का हत्यारा है, उसे पकड़ लो, जुबैर ने वरुण शेट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा। चालू पांडे ने अपना हाथ घुमाया और 2 पुलिसकर्मी तेजी से वरुण शेट्टी की ओर बढ़े और उसे हथकड़ी लगा दी। जुबैर, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैंने किसी को नहीं मारा, वरुण शेट्टी ने कहा। हे, हमारे पास यह साबित करने के लिए सब कुछ है कि तुम ही हत्यारे हो। तुम्हारा भागना असंभव है, जुबैर ने कहा। बस अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। अगली बार होशियार रहो। खुद को उन चीजों में शामिल मत करो जो तुम्हारे काम की नहीं है। तुम जानवर हो। इतना जहरीला व्यक्तित्व। वरुण शेट्टी बहुत गुस्से में था। जुबैर के आरोपों के अनुसार सिन्हा परिवार की सामूहिक हत्या का आरोप वरुण शेट्टी पर आएगा। सिन्हा की दुष्ट योजना सुचारू रूप से चल रही थी। वरुण शेट्टी के दोष लेने से वह उन लोगों को नष्ट करने में सक्षम होगा जिन्होंने उसे सिन्हा परिवार की संपत्ति विरासत में लेने से रोका था। साथ ही उस पर अब कोई शक नहीं करेगा। उसकी दुष्ट मानसिकता ने वरुण शेट्टी को सच में भयभीत कर दिया। हे, मैं आपके मुंह से निकले एक भी शब्द को समझ नहीं पा रहा हूं, जुबैर ने कहा। चालू पांडे, प्लीज इस हत्यारे को वापस पुलिस चौकी ले आओ। प्लीज सुनिश्चित करो कि उसे सबसे बुरी सजा मिले। इस आदमी ने मेरे पिता और मेरे बड़े भाई को मार डाला। अगर संभव हो तो उसे आजीवन कारावास की सजा न दी जाए। उसके लिए मृत्युदंड ही सबसे अच्छी सजा होगी। बॉस जुबैर, चिंता मत करो। इस लड़के ने बहुत से लोगों को मारा है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे 10 मौत की सजा मिले। इंस्पेक्टर चालू पांडे लगातार मुस्कुरा रहे थे। उनके दिमाग में जुबैर सिंह संगठन का सीईओ बनने जा रहा था। उससे ज्यादा फायदा पाने के लिए उसे उसके जूते चाटने पड़े। इसके बाद वरुण शेट्टी को वापस थाने लाया गया और बंद कर दिया गया। भाई वरुण शेट्टी, प्लीज मुझसे बात करो। तुम चौकी जाते समय बहुत मरे हुए लग रहे थे। ऐसा करना बंद करो। मेरी जिंदगी अभी भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें जागना होगा और मौजूदा हालात से उबरने के लिए कुछ सोचना शुरू करना होगा। सौरभ वैर वरुण शेट्टी के इर्द गिर्द घूम रहा था। वह बेहद चिंतित था। वरुण शेट्टी ने गहरी सांस ली और गहरे स्वर में कहा, मेरे राजा, जैसा कि आप देख सकते हैं मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। मुझे जल्द ही मार दिया जाएगा। अभी केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? बस कह दो। हम दोनों की जिंदगी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। मैं इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए नर्क से भी गुजरने को तैयार हूं। स्यू आराव वीर ने कहा। वरुण शेट्टी ने सिर हिलाया और अपराध बोध से कहा, मुझे शायद तुमसे कुछ त्याग करवाने पड़ेंगे। बस नाम बताओ। अब और मत खींचो। मैंने बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। नाम बताओ और मैं कर दूंगा। सूराव वीर ने कहा। ठीक है, इतना साहस कोई आश्चर्य नहीं कि आप अब तक के सबसे महान राजा थे। वरुण शेट्टी ने सूराव वीर की खूब तारीफ की। फिर उसने कहा, क्या तुम वहां उस गार्ड को देख रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम उसका शरीर अपने कब्जे में ले लो।
सूरव वीर ने वरुण शेट्टी के विचार को तुरंत खारिज करते हुए कहा, नहीं, किसी के शरीर पर कब्जा करना बहुत बड़ा पाप है। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने किसी और के शरीर पर कब्जा कर लिया है तो मैं बुरी आत्मा में बदल जाऊंगा। मैं हमेशा के लिए संरक्षक देवता बनने का मौका खो दूंगा। चिंता मत करो, यह सिर्फ अस्थायी है। वरुण शेट्टी ने कहा, आपको बस गार्ड के शरीर को अपने कब्जे में लेना है, फिर पुनर्जन्म की जेड को अपने साथ ले जाएं और मुर्दा घर में जाएं। उस महिला के शव की तलाश करें जिसे हमने अभी देखा था। उसका नाम शालिनी है। वह सदमे से मर गई थी, इसीलिए उसके शरीर की हालत एकदम सही है। इसके अलावा वह इस नरसंहार के पीड़ितों में से एक थी। यदि आप उसके शरीर के माध्यम से पुनर्जन्म ले सकते हैं तो आप मेरे वर्तमान आरोपों को खत्म करने में मेरी मदद कर पाएंगे। वरुण शेट्टी का विचार सुनकर सूरव वीर को बहुत गुस्सा आया। क्या? भाड़ में जाओ, मैं सूरव वीर हूं। राजा, तुमने मुझसे औरत बनने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की? मेरे राजा, प्लीज शांत हो जाइए। मैं मौत की सजा के बहुत करीब हूं। अभी सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। वरुण शेट्टी ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप मुझसे औरत बनने के लिए नहीं कह सकते। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। सूरव वीर ने कहा, हाँ, यह हास्यास्पद है। वरुण शेट्टी ने कहा, यही एकमात्र तरीका है। मुर्दा घर के अंदर अन्य शव भी सही हालत में होने चाहिए। अगर तुम वाकई महिला बनने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कोई दूसरा शरीर चुन सकते हो। आखिरकार मैं ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें मानव लोक में पहुंचाया। मैं तुम्हारी आत्मा को कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। वरुण शेट्टी की बातें सुनकर सूरव वीर एक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वरुण शेट्टी इस गंभीर स्थिति में एक कदम पीछे हटने को तैयार है। फिर उसने फिर से सोचा, उसके पास पुनर्जन्म का मौका था, क्योंकि वरुण शेट्टी ने उसे 300 मेट पॉइंट उधार देने के लिए सहमति व्यक्त की थी। वरुण शेट्टी ने उसके लिए जो किया है उसकी तुलना में ऐसा बलिदान काफी ठीक लगता है। एक आदमी दूसरों द्वारा उसके लिए किए गए अच्छे कामों को कभी नहीं भूल सकता। मैं सूरव वीर हूं राजा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम चाहो कि मैं औरत बन जाऊं तो भी मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। सूरव वीर दहाड़ा। फिर वह एक नीली लौ में बदल गया और गार्ड के शरीर में चला गया। क्या राजा है सच्चा हीरो, कितना भाईचारा है। वरुण शेट्टी को अचानक सूरव वीर के प्रति बहुत सम्मान हो गया। उसका खून खल रहा था और पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। विशेष घोषणा, सूरव वीर को उसका मूल शरीर वापस मिल जाएगा। वह समलैंगिक नहीं बनेगा। चिंता ना करें और पढ़ते रहें। क्या यह देखना अच्छा नहीं है कि एक भाई अपने भाई को बचाने के लिए अपनी गरिमा त्याग रहा है? सीवार्डन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक नीली लौ चमक उठी। उसके बाद वह वरुण शेट्टी की कोठरी की ओर चल पड़ा। अंशिका की दादी की तरह जब वह प्रेतबाधित थी, वार्डन से सूरव वीर की आवाज निकली, भाई वरुण शेट्टी, मैं पुनर्जन्म का आदेश लूंगा। तुम बाकी का मामला मुझ पर छोड़ सकते हो। धन्यवाद भाई। मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वरुण शेट्टी ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सूरव वीर हमेशा उसका भाई रहेगा। मुर्दा घर में यह संकेत बिल्कुल साफ था। सूरव वीर के लिए यह जगह नजरअंदाज करना संभव नहीं था। इस डरावनी जगह पर कोई भी पहरा नहीं देगा। सूरव वीर आसानी से वार्डन के शरीर में घुस गया। शालिनी मिल गया। मुर्दा घर के बहुत सारे दराज थे। सौरव वीर ने प्रत्येक दराज के दरवाजे पर लिखी जानकारी को ध्यान से देखा। उसे कुछ ही समय में सही दराज मिल गई। उसने दराज खोला और अंदर शालिनी का शव पड़ा था। लानत है, मैं सवाराव वीर पूरी तरह से एक पुरुष हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक कमजोर नाजुक महिला में बदल जाऊंगा, लेकिन भाई के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। सवाराव वीर ने अपना मन बना लिया। उसने पुनर्जन्म का जेड निकाला और शालिनी की छाती पर रख दिया। थोड़ी देर बाद नरक से एक रहस्यमय अंधेरी शक्ति ने पूरे कमरे को भर दिया। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। अनगिनत गहरे नीले रंग के प्राचीन अक्षर हवा में तैरने लगे। कुछ जादुई हो रहा था। जब प्राचीन अक्षर गायब हो गए तो सूरव वीर की आत्मा वार्डन के शरीर से बाहर निकली और सीधे शालिनी के शरीर में चली गई। अगले ही पल शालिनी रुकी। सूरव वीर ने धीरे से उसकी आंखें खोली। उसकी आंखें अब भी उतनी ही खूबसूरत थीं जितनी पहले थीं, लेकिन उसकी मोहक आभा पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा बाहर निकलने लगी। यह सूरव वीर की अपार शक्ति थी। उस पल के बाद से वह सूरव वीर थी और सूरव वीर वह थी। उसका पुनर्जन्म हुआ था। क्या बकवास है, मैं यहां क्यों हूं? वार्डन को होश आया। उसे जल्दी से एहसास हुआ कि वह मुर्दा घर में था। शव भंडारण का एक दराज खुला था। शालिनी, जिसे मृत मान लिया गया था, बैठी हुई थी और बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। यह देखकर बेचारे वार्डन के दिल में एक और झटका लगा। होश में आने के 1 सेकंड बाद ही वह फिर से बेहोश हो गया। कायर, सूरव वीर ने डांटा। हालांकि वह अपनी आवाज से पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसकी गहरी और मर्दाना आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। अब उसकी आवाज बिल्कुल साफ, मीठी और कानों को भाने वाली थी। हे भगवान! सूरव वीर को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गेंदों को किसी ने लात मारी हो। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह जल्दी से अपनी जांघों तक पहुंची। वह खाली थी। गेंदें कहां थीं? उस पल के बाद से उसने आधिकारिक तौर पर गेंद में दर्द महसूस करने का विशेष अधिकार खो दिया था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? वह सचमुच आसमान की ओर रो रही थी। एक पुरुष के रूप में उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यह बहुत बुरा था कि यहां कोई दर्पण नहीं था। यदि नहीं तो वह कम से कम अपनी सुंदरता की प्रशंसा तो कर ही सकती थी। जब भी वह बोलती थी वह बहुत प्यारी लगती थी। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी मधुर रेशमी आवाज में कहा, मैं एक असली मर्द हूं और मुझे अपने किसी भी काम पर कभी पछतावा नहीं होगा। मैं इस रास्ते के अंत तक चलूंगा, चाहे कुछ भी हो। अगर मैं अब एक महिला हूं तो मैं एक असली मजबूत महिला बनना चुनूंगी। सूरव वीर की मनस्थिति वाकई बहुत मजबूत थी। वह अपने यौन अंगों के बदलाव से कभी नहीं हिलेगी। उसने जल्दी से अपने टुकड़े उठाए और अगले स्थान की ओर चल पड़ी। वह डायरेक्टर के ऑफिस जा रही थी।
वरुण शेट्टी के अनुमान के अनुसार इंस्पेक्टर चालू पांडेय को जुबैर ने खरीद लिया था। मामले की फिर से जांच करने का सबसे अच्छा मौका इंस्पेक्टर चालू पांडेय की तलाश करना है। दस्तक दस्तक दस्तक। सुराव वीर ने दरवाजा खटखटाया। वह खुद को शालिनी के रूप में पेश करने के लिए तैयार थी। अंदर आइए। कार्यालय से एक सुस्त आवाज सुनाई दी। सुराव वीर ने दरवाजा खोला और दफ्तर में घुस गई। उसने वही दोहराया जो वारुण शेट्टी ने उसे पहले कहने को कहा था। इंस्पेक्टर चालू पांडे, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। तुम कैसे जीवित हो? चालू पांडे इतना चौंक गया कि वह अपनी उल्टी सीट से पीछे की ओर कूद गया। उसके पैर कांप रहे थे। उसका मूत्राशय लगभग फट गया था। मैं मरा नहीं हूं, मैं तो बस बेहोश थी। क्या आप प्लीज वरुण शेट्टी को जाने दे सकते हैं? असली हत्यारा कोई और है। तुमने क्या कहा? तुमने असली हत्यारे का चेहरा देखा? चालू पांडे ने संदेह से भौं सिकोड़ी। मुझे नहीं लगता कि मैंने हत्यारे का चेहरा देखा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वरुण शेट्टी हत्यारा नहीं है। सुरव वीर ने आत्मविश्वास के साथ कहा। जब चालू पांडे ने सुरव वीर का कबूलनामा सुना तो उसे राहत मिली। अगर आप हत्यारे का चेहरा नहीं देख पाए तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि हत्यारा वरुण शेट्टी नहीं है? हमारे पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि वरुण शेट्टी ही हत्यारा है। वह हत्यारा है। चर्चा यहीं खत्म, चालू पांडे ने तथ्यात्मक रूप से कहा। सुरव वीर अचानक अवाक रह गई। उसे लगा कि चालू पांडे पहले से ही जुबैर की जेब में है। हालांकि वरुण शेट्टी ने उसे यह नहीं सिखाया था कि इस तरह की स्थिति को कैसे संभालना है। मुझे परवाह नहीं है, वरुण शेट्टी हत्यारा नहीं है, तुम्हें उसे जाने देना होगा, वह चिल्लाई। सुराव वीर अपने पिछले जीवन में एक उग्र स्वभाव वाला योद्धा था। छल कभी भी उसकी सबसे बड़ी ताकत नहीं थी। हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन उसकी वर्तमान आवाज मधुर और नाजुक थी। यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। एक सुंदर महिला को उसके मनमोहक नखरों में से एक में मुंह बनाते हुए देखना। चालू पांडे को मुस्कुराना पड़ा। लेडी शालिनी, यह एक पुलिस स्टेशन है। यहाँ एक बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार करना आपके लिए बेकार है। क्या आप थोड़ी देर के लिए सोफे पर बैठ सकती हैं? मैं आपके दूसरे चाचा को आपको लेने के लिए बुलाता हूं। भाड़ में जाओ, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगी। सुरव वीर ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा। उसकी बेचैनी ने उसके चेहरे को लाल कर दिया था। उसकी कामुक छातियां उसकी हिंसक अभद्र हरकतों के साथ बेकाबू होकर हिल रही थीं। हे लेडी शालिनी, आप अपने खूबसूरत चेहरे के लिए मशहूर हैं। आप बहुत सेक्सी लगती हैं, तब भी जब आप गुस्से में होती हैं। अगर भविष्य में कोई आपसे शादी करता है तो वह बिस्तर पर एक भी पल शांत नहीं बिताएगा। क्या तुम्हारी इच्छा मृत्यु की है? मैं सुराव वीर हूं। राजा मुझसे शादी करने की हिम्मत किसमें होगी? सुराव वीर गुस्से में चिल्लाया। हाँ, लेडी शालिनी, मुझे लगता है कि आप अभी भी सदमे में हैं। क्या आपने अभी खुद को सुराव वीर कहा है? आपका दिमाग खराब हो गया होगा। हाँ, चालू पांडे खुशी से हंसा। कुत्ते, मेरा दिमाग तो वैसे ही ठीक है। सुरव वीर ने अपना धैर्य खो दिया। वह मुक्केबाज की तरह अपने दोनों पैरों से जोर से उछली और डेस्क पर चढ़ गई। उसने एक हाथ से चालू पांडे की शर्ट पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे। पियाक पियाक पियाक। पूरे कमरे में थप्पड़ों की गूंज थी। उसके दोनों हाथ बारी बारी से चालू पांडे के चेहरे पर थप्पड़ मार रहे थे। सुरव वीर के कुछ थप्पड़ चालू पांडे को दर्द से कराहने के लिए काफी थे। क्या बकवास है, ये छोटी सी महिला इतनी मजबूत क्यों है? ये वाकई बहुत दर्द दे रही है। सुरव वीर का चेहरा सुअर के चेहरे की तरह सूज गया था। उसके होठों के कोने से खून बहने लगा। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह जल्द ही लंगड़ा हो गया। तुम जैसे घटिया लोगों को आकर मुझे चुनौती नहीं देनी चाहिए। भाई वरुण शेट्टी, भाई वरुण शेट्टी, हमारे पास एक समस्या है। सुराव वीर जल्दी से वापस भागा। 2000 पर अपनी युद्ध शक्ति को दबाए रखने के बावजूद वह अभी भी दुनिया के बाहर किसी भी अन्य जीवित प्राणी की तुलना में कहीं अधिक सक्षम थी। वह बिना किसी की नजर में आए पुलिस स्टेशन से निकल गई। वरुण शेट्टी उदास होकर कोठरी में बैठा था, लेकिन जब उसने सौरव वीर को देखा तो वह जोर से हंसने लगा। शानदार राजा सौरव वीर एक महिला के शरीर में था, और क्या, वह एक मधुर आवाज वाली बहुत सुंदर लड़की थी। जब वह दौड़ रही थी तो उसके कामुक गेंदे गर्जन वाली लहरों की तरह हिल रहे थे, हिंसक रूप से ऊपर नीचे हिल रहे थे। वे शानदार थे। वह शक्तिशाली हीरो सौरव वीर थी। विडंबना तो इतनी अधिक थी कि वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हंसने की? मैं तुम्हारी वजह से एक महिला के शरीर में हूं। सौरव वीर गुस्से में था, लेकिन उसकी आवाज बहुत मीठी और कोमल थी, और उसका छोटा प्यारा चेहरा बहुत नाजुक था। हालांकि वह पागल थी, लेकिन वह अजीब तरह से आकर्षक था। ठीक है, मैं नहीं हंसूंगा। ओह नहीं, मैं नहीं रुक सकता, बस मुझे थोड़ी देर और हंसने दो। वीरान शेट्टी ने अपने पेट को पकड़ लिया और बेहिचक हंसने लगा। वह इतना उत्तेजित हो गया था कि लगभग फर्श पर लुढ़क गया। ओह, जितना हंसना है हंसो, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। सुराव वीर ने मुंह बनाया, अपना सिर घुमाया और चलने लगा। नहीं, राजा सुराव वीर, यह मेरी गलती थी, वापस आओ। मुझे बताओ कि क्या गलत है। वरुण शेट्टी ने जल्दी से खुद को संभाला और सुराव वीर को पुकारा। यह मजाक करने का समय नहीं है। सुराव वीर वफादार था। वह वास्तव में भाग कर जाने वाला नहीं था। उसने पलटकर वरुण शेट्टी को सब कुछ बता दिया। किसने सोचा होगा कि जुबैर ने सब कुछ सोच लिया होगा, यहां तक कि पुलिस भी उसकी जेब में है। लक्की ने शांति से अपने सामने की जगह को देखा और खुद पर धीरे से हंसा। क्या अफसोस है, आप जुबैर लोगों के दिलों को खरीद सकते हैं, लेकिन मैं वरुण शेट्टी उन्हें नियंत्रित कर सकता हूं। सुराव वीर, क्या आप प्लीज पुलिस को यहां ला सकते हैं? वरुण शेट्टी ने पूछा। बेशक, यह केक का एक टुकड़ा है। सुराव वीर ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई। तभी उसे कुछ बहुत अलग सा महसूस हुआ। जिस चीज पर उसके हाथ ने प्रहार किया था वह भरी हुई, गोल, मुलायम और उछाल भरी थी। वह बहुत हैरान हो गई और उसका प्यारा चेहरा गहरे लाल रंग में बदल गया। उसे डर था कि वरुण शेट्टी यह देख लेगा, इसीलिए वह जल्दी से पलटी और भाग गई। कुछ ही देर में वह बेहोश चालू पांडे को लेकर वापस लौट आई।
यह लो, इसका आधा हिस्सा उसके चेहरे को धोने में और आधा हिस्सा उसे पिलाने में इस्तेमाल करो। वरुण शेट्टी ने अपने सेलफोन से 100 जड़ी बूटियों की एक छोटी बोतल निकाली। ठीक है, वैर ने वैसा ही किया जैसा उसे निर्देश दिया गया था। जब यह औषधि चालू पांडे के चेहरे पर डाली गई तो मुक्का से आई सूजन तुरंत गायब हो गई। इस बीच वरुण शेट्टी ने पहले ही अपने खजाने की पेटी से स्वर्गीय कुत्ते के भोजन का एक टुकड़ा निकाल लिया था। उन्होंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए सूराव वीर को दिया और उन्हें चालू पांडे के मुंह में डाल दिया। इसके बाद 100 जड़ी बूटियों की बची हुई औषधि को उसके गले में डाल दिया। बॉस वरुण शेट्टी, क्या इस बेकार चीज पर हेवनली डॉग फूड का इस्तेमाल करना बेकार नहीं है? सूरव वीर ने 3 किंगडम्स रेड एनवेलप में कुछ समय बिताया था। वह इससे जुड़ी चीजों से काफी परिचित थी। नहीं, यह बेकार नहीं गया। वरुण शेट्टी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह आदमी चालू पांडे सनशाइन पुलिस बल का निदेशक है। वह ऊंचे पद पर बैठता है और उसका हाथ बहुत दूर तक फैला हुआ है। अगर वह जुबैर का पक्ष लेता है तो हमें भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत यह हमारे लिए अच्छा होगा यदि वह हमारा वफादार कुत्ता है। ओह, तो यही वजह है। सूरव वीर ने समझ में अपना सिर हिलाया। उसका प्यारा चेहरा मासूमियत से प्यारा लग रहा था। बहुत जल्दी चालू पांडे होश में आ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आत्मा खो दी है। उसकी पुतलियां फैल गई थीं। उसकी मृत मछली जैसी आंखें रोबोट जैसी घूर रही थीं। आप मेरे स्वामी हैं? चालू पांडे ने वरुण शेट्टी को घूरते हुए पूछा। हाँ, मैं तुम्हारा मालिक हूं। अब से तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा। वरुण शेट्टी ने अपना सिर हिलाया। एक क्षण में ही चालू पांडे की पुतलियां ठीक हो गईं और उनकी आंखों में जीवन लौट आया। तभी उसने वरुण शेट्टी की ओर देखा। उसकी आंखें सच्ची भक्ति से भरी थीं, मानो वह अपने भगवान को देख रहा हो। अब सूरव वीर को साथ ले जाओ और मेरा नाम साफ करने में मेरी मदद करो, लक्की ने आदेश दिया। हाँ गुरुजी, चालू पांडे ने कर्तव्य निष्ठा से कहा। अगली बार मुझे बस बॉस वरुण शेट्टी कहिए, वरुण शेट्टी ने कहा। हाँ बॉस वरुण शेट्टी। चालू पांडे ने अपना सिर हिलाया और सौरव वैर के साथ चला गया। लगभग आधे घंटे बाद चालू पांडे ने सौरव वैर को सभी नियम और कानून समझा दिए थे ताकि यह साबित हो सके कि वरुण शेट्टी निर्दोष है और उसे मौके पर ही रिहा कर दिया जाए। वरुण शेट्टी ने जुबैर की चाल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। वरुण शेट्टी ने अपने दिल में पहले से ही अपना बदला लेने का मन बना लिया था। उसके कुछ समय बाद ही वरुण शेट्टी सूरव वीर को एक हाई क्लास के 5 स्टार होटल में ले गया। सूरव वीर अब एक हॉट सुंदर लड़की थी। वह जहां भी जाती वह ध्यान का केंद्र बन जाती। उसे देखने वाले लोगों की संख्या चार्ट से बाहर थी। इससे वह असहज हो गई। उस समय उनके आसपास खड़े सभी लड़कों की निगाहें प्रशंसा और ईर्ष्या से भरी हुई थीं। इससे वरुण शेट्टी को भी बहुत असहज महसूस हुआ। यद्यपि उसके पास एक सुंदर लड़की थी, फिर भी उसके शरीर में एक पुरुष की आत्मा थी। अन्य लोगों के लिए वरुण शेट्टी और सूरव वीर निसंदेह प्रेमी थे। वरुण शेट्टी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके बीच कपल की भावना बढ़ रही है। जब उसने शालिनी को चूमने की बात याद की तो वरुण शेट्टी को अचानक लगा कि वह एक बूढ़े आदमी को चूम रहा है और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसका मन 3 शब्दों से भरा था, अनलिमिटेड गर्ल लव। सौभाग्य से वरुण शेट्टी को पूरा यकीन था कि वह सीधा है। वह बहुत सीधा था। सूरव वीर भी एक सीधा आदमी था। फिर भी वह इस असहज कष्टदायक भावना के बारे में कुछ नहीं कर सका। जब वे भीड़ की नजरों से दूर अपने बॉक्स में पहुंचे तो वरुण शेट्टी और सूरव वीर ने राहत की सांस ली। माफ करें, प्लीज मुझे माफ करें। ऑर्डर कौन देगा? तभी एक वेट्रेस अंदर आई और उसने धीरे से पूछा, उसे आदेश देने दो। वरुण शेट्टी ने सूरव वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, जो भी तुम चाहो चुन लो। ओह, सूरव वीर ने मेनू एक्सेप्ट कर लिया। बस उसे पलटा और ऊंची आवाज में कहा, सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। वरुण शेट्टी ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी अमीरी वाली आभा को सक्रिय कर दिया और वेट्रेस से कहा, आपके मेनू में जो कुछ भी है उसमें से एक। जब उसने ऐसा कहा तो वेट्रेस अचंभित रह गई। वेट्रेस के रूप में अपने इतने वर्षों के कार्यकाल में उसे कभी भी इतना उदार कस्टमर नहीं मिला था। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, यह आदमी सच में आपकी प्रेमिका पर फिदा है। कितनी जलन वाली बात है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। सूरव वीर क्रोधित हो गई। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।